हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लव स्टोरी इन द 1970s। एपिसोड की शुरुआत 15 अप्रैल 1975 से होती है, जहाँ पर आज जियांग चेंग टेक्सटाइल फैक्ट्री में टेक्सटाइल वर्कर्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्कर्स के बीच बास्केटबॉल मैच चल रहा था। अब तक टेक्सटाइल वर्कर्स दूसरे वर्कर्स से हार रहे थे, पर जब वहाँ पर हमारी मेन लीड फे एक बड़ा सा फ्लैग लेकर टेक्सटाइल वर्कर्स को चेयर अप करने लग जाती है तो पूरी टीम जोश में आ जाती है और कुछ ही टाइम बाद टेक्सटाइल वर्कर्स ये बास्केटबॉल मैच जीत जाते हैं। इस मैच के अंदर फैक्ट्री हेड के बेटे जियांग ने भी पार्ट लिया था। वो उस टीम का कैप्टन था और हेड शू को इम्प्रेस करने के लिए ही उनके बेटे की टीम को फे इतने जोश से चेयर अप कर रही थी। बाकी उसे जिंग में कोई इंटरेस्ट है ऐसा लग नहीं रहा, पर जिंग ज़रूर फे को लाइक करता है। असल में यहाँ पर शू फैक्ट्री हेड को अपने यूनिवर्सिटी रेफरल के लिए इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए वो फैक्ट्री में बहुत ही मेहनत कर रही थी, पर लगातार 3 साल से उसे फैक्ट्री से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड नहीं किया गया। आज वो फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए एक एप्लीकेशन रिपोर्ट लिखकर लेकर आई है, जो वो मिसेस शू को दिखाती है। लेकिन मिसेस शू के हिसाब से उसकी ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। फे को इस टाइम फैक्ट्री के काम में हार्डवर्क करना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी जाने की सोचनी चाहिए। यहाँ तक कि वो फैक्ट्री में काम करने वाली लिन नाम की एक लड़की से भी फे का एप्लीकेशन रिपोर्ट पढ़वाती है। लिन तो वैसे भी फे को पसंद नहीं करती, ऊपर से फे जब लिन की एक गलती सुधारती है तो लिन भड़क जाती है। लिन के हिसाब से फे यूनिवर्सिटी जाने के लायक नहीं है। उसका एप्लीकेशन लेटर किसी को भी समझ नहीं आ रहा, पर फे के मुताबिक लिन के जितना ही उसने भी हाई स्कूल स्टडी किया है, फैक्ट्री में वो ज़्यादा मेहनत करती है, तो अगर लिन यूनिवर्सिटी जा सकती है तो उसे क्यों नहीं एडमिशन मिल सकता। पर इन सब बातों के बावजूद मिसेस शू फैक्ट्री की तरफ से फे को यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करने की बात पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और उसे काम पर ध्यान देने को कहती है। ये सब सुनकर तो फे टूट जाती है। वहीं हम इस सीरीज के दूसरे मेन लीड फांग को देखते हैं, जो कि एक ट्रेन से जियांग चेंग सिटी जा रहा था। ट्रेन में फांग को एक ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ देखती है, जिनका वो ड्राइंग बनाने लग जाता है। इस दौरान फैंग नोटिस करता है कि वो ग्रैंड चाइल्ड उसके सामने बैठे हुए कपल को ब्रेड खाते हुए नोटिस कर रहा है। फांग समझ जाता है कि उसे वो ब्रेड खाने का मन हो रहा है, इसीलिए फैंग उस कपल से उनकी ड्राइंग बनाने के बदले उसे एक ब्रेड देने की रिक्वेस्ट करता है, तो वो कपल भी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद कुछ ही टाइम में फैंग उस कपल की एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाकर उन्हें दे देता है। जब उस कपल से फैंग को ड्राइंग के बदले ब्रेड मिलती है तो वो ब्रेड उस ग्रैंड चाइल्ड को खाने को देता है, साथ ही ग्रैंड माँ को उनके ग्रैंड चाइल्ड के साथ उसकी बनाई हुई ड्राइंग भी देता है। फैंग की ड्राइंग उस ट्रेन में मौजूद लोगों को बहुत पसंद आती है। फिर लोगों की रिक्वेस्ट पर फैंग उनकी भी ड्राइंग बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन आकर जियांग चेंग सिटी में रुकती है। फैंग ट्रेन से उतरकर अपने फैक्ट्री कलीग के घर जाकर उनका भेजा हुआ सामान डिलीवर करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक छुट्टी नहीं मिली थी। उसे छुट्टी मिली तो वो उनका सामान घर पर भेजने के लिए लेकर आ गया, पर फैंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने घर कुछ ले जाने के लिए उसका कोई अपना ही ना हो। दूसरी तरफ वे फैक्ट्री से घर आती हैं और अपने फादर को फैक्ट्री कैंटीन से लाया हुआ खाना देती हैं, लेकिन उसके फादर और मदर उसे देखकर समझ जाते हैं कि इस बार भी उसे यूनिवर्सिटी के लिए फैक्ट्री से रिकमेंड नहीं किया गया होगा, नहीं तो फे इतनी उदास नहीं होती। वो दोनों ये बात फे के सामने निकाल कर उसे और दुखी नहीं करना चाहते थे, पर उनका घर इतना छोटा था कि फे उनकी बातें सुन लेती है, लेकिन इस बारे में वो भी उनसे बात नहीं करती। इधर फैंग अपने ग्रैंड मदर के पुराने घर में जाता है। वहाँ पर उसे अपनी चाइल्डहुड की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ खुशी से इसी घर में रहा करता था। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो हाई स्कूल में था तब उसकी ग्रैंड मदर की मौत हो गई। फिर ग्रैंड मदर के घर की सभी चीज़ें उसके पेरेंट्स ने सेल कर दी। वो घर तो रेंट का था ही, इसीलिए ओनर ने फैंग को उसे अपने पेरेंट्स के साथ जाकर रहने के लिए बोल दिया। आज प्रेजेंट टाइम में फैंग को उसी जगह पर अपना पुराना सेल्फ दिखाई देता है, जहाँ पर ग्रैंड मदर के जाने के बाद उनकी फ़ोटो के अलावा फैंग के पास कुछ भी नहीं था। वहीं रात को फे अपनी डायरी चेक करती है। वहाँ पर उसने अपना फ्यूचर प्लान लिखा हुआ था कि कब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी, कब जॉब करेगी और कब शादी करेगी। लेकिन 3-4 साल हो गए। उसने फैक्ट्री हेड से बहुत बार यूनिवर्सिटी में उसे रेफ़र करने की रिक्वेस्ट की, पर ना तो पहले वाले फैक्ट्री हेड ने उसे रिकमेंड किया और ना ही अब मिसेस शो उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड कर रही है। उसने फैक्ट्री का टेक्निकल अवार्ड तक जीता,
फिर भी उसे फैक्ट्री वाले यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ फेंग रात को एक गेस्ट हाउस में रुकने के लिए जाता है, पर वहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए फेंग एक बाथ हाउस में रुकने जाता है। वो वहाँ पर नहाता है, फिर रात को वहीं पर सोने का डिसाइड करता है। इसी बीच फेंग अपने मिडिल स्कूल के दिनों को याद करता है जब फे उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। एक बार फे ने उसे एक बुक खरीदा था। उस टाइम जब फे को पता चला कि फेंग 3 दिन से भूखा है, तो फे ने उसे खाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे, क्योंकि अपनी ग्रैंडमदर के मरने के बाद फेंग के पास खाने पीने का ध्यान कोई रखने वाला नहीं था। लेकिन उस पॉइंट पर फे हमेशा उसके साथ थी। पर कुछ दिनों बाद फेंग दूसरे सिटी के फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल गया। हालांकि जाने से पहले फेंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो फे से लिया हुआ सारा पैसा उसे वापस करेगा, जो पैसे फे ने उसकी हेल्प के लिए दिए थे। आज प्रेजेंट टाइम में फेंग ये बातें याद कर रहा था, तभी बाथ हाउस का सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे वहां से कहीं और जाने के लिए कहता है, क्योंकि बाथ हाउस में रात को सोना अलाउड नहीं था। लेकिन फेंग के अच्छे बिहेवियर को देखकर सिक्योरिटी गार्ड फेंग को उनके रूम में रुकने का ऑफर देता है, पर फेंग उसके लिए उन्हें मना करके बाहर कहीं और रहने के लिए चला जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का रूम बहुत ही छोटा था। फेंग उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फेंग बाहर सड़क में सोने वाला था, लेकिन बहुत तेज बारिश और तूफान आने लग जाता है। तभी एक लेडी हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। बारिश की वजह से उस लेडी का घर आधा टूट गया था और घर के अंदर उसके हस्बैंड और बच्चे फंसे हुए थे। फेंग तुरंत उस लेडी के पास जाता है और बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करता है। लेकिन मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। तूफान की वजह से एक के बाद एक घर टूटने लग जाते हैं। किसी घर में पेड़ टूटकर गिरने लगता है। उनमें से एक घर के अंदर लिन फंसी हुई थी। तब फेंग लिन को बचाने के लिए एक टूटे हुए दीवार से अंदर जाता है लिन को निकालने के लिए। उस टाइम पर लिन को थोड़ी बहुत इंजरी आई थी, पर लिन के साथ जो पर्सन रूम में था वो एक ट्री ब्रांच और बेड के नीचे फंस गया था। फेंग अकेले उस पर्सन को निकाल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो लिन को बाहर हेल्प लाने के लिए भेजता है। लेकिन किसी वजह से लिन किसी को भी हेल्प के लिए नहीं बुलाती। फिर भी फेंग उस पर्सन को बचा ही लेता है, पर फेंग एक ट्री के गिरने से उसी घर में फंसकर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और लिन उस पर्सन को वहाँ से भगाने के बाद ही फेंग की हेल्प के लिए लोगों को बुलाती है। अगले दिन अब तूफान शांत हो जाता है। लोग अपने टूटे हुए घरों को और सामानों को ठीक करने लग जाते हैं। फे के घर में उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जहाँ पर फेंग की खबर छपी हुई थी कि कैसे उसने टेक्सटाइल फैक्ट्री वर्कर की जान बचाई। लोग अब फेंग को हीरो मान रहे थे, लेकिन फे का ध्यान तो पेपर की दूसरी साइड में छुपी हुई लव स्टोरी पर था, जिसे पढ़ने के लिए वो अपने फादर से पेपर ले लेती हैं। वही टेक्सटाइल फैक्ट्री में मिसेस शू लिन और एक लेडी को फेंग का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल जाने को बोलती है, क्योंकि फेंग ने उन दोनों के साथ उनके फैक्ट्री के काफ़ी वर्कर्स की जान बचाई। इसीलिए फेंग का ध्यान रखना भी उनकी फैक्ट्री की जिम्मेदारी है। पर लिन और वो लेडी खुद अपनी इंजरी की बात कहकर फेंग का ध्यान रखने को राजी नहीं थे। तभी फे मिसेस शू को इम्प्रेस करने के लिए ये जिम्मेदारी लेने को आगे आती हैं, ताकि इसी बहाने मिसेस शू उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड कर दे। फे को ये जिम्मेदारी लेता हुआ देखकर वो भी खुश थी और वो उसे प्रॉमिस करती हैं कि अगर फेंग जल्दी ठीक हो गया तो फे को अपने फैक्ट्री के रोल मॉडल बनाएंगी। आखिर फे उस पर्सन की हेल्प करने के लिए जा रही है जिसने उनके फैक्ट्री वर्कर्स की जान बचाई। फे अब खुशी खुशी फेंग की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे फेंग का पूरा नाम सुनकर पता चलता है कि फेंग तो वही उसका मिडिल स्कूल का फ्रेंड है, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। लेकिन उसकी वजह से फे के साथ हर बार कुछ ना कुछ बुरा होता था। अगर फे अपनी कोई चीज़ सेल करने के लिए किसी के साथ डील करती तो फेंग उसे बिगाड़ देता, या फिर क्लासरूम में उसे टीचर के सामने डांट पड़वाता, या फिर फे को चोट लगने पर उसे घर छोड़ने के बहाने उसकी यूनिफॉर्म ही गंदी करवा कर भेजता। देखा जाए तो फेंग उसके लिए दोस्त से ज़्यादा एक बैड लक था। लेकिन अब फेंग के ज़रिए ही उसे मिसेस शू से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन मिल सकता था, इसीलिए वो फेंग की देखभाल करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद फिर फैक्ट्री का काम ख़त्म करके अपनी बेस्ट फ्रेंड मे के साथ घर पर आती है, जहाँ पर मे उसे अपने घर से छुपा कर लाया हुआ मीट देती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली था। वो ये मीट अपने भाई और भाभी से छुपा कर फे के लिए लाई थी। साथ ही वो कुछ फूड कूपन्स देकर
उसके भाई को देने के लिए बोलती है। असल में फे का भाई घर से दूर किसी और फैक्ट्री में काम करता था और शायद मे उसके भाई से प्यार करती थी। हालांकि इस दौरान मे अपनी बात छोड़कर फे से फेंग के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या सच में फेंग उसकी यूनिवर्सिटी जाने की चाबी है। इस पॉइंट पर फेंग कॉमा में है। अगर फे उसकी अच्छे से देखभाल करके उसे होश में लेकर आती है तब जाकर मिसेस शू उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करेगी, क्योंकि उनके फैक्ट्री वर्कर की जान बचाने वाला फेंग अभी फैक्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद तो फे हर दिन हॉस्पिटल जाती है, फेंग का ख्याल रखती है, उसे नहलाती है, उसकी शेविंग करती है, यहाँ तक कि उसे मेडिसिन देना, उसे मसाज करना, वो सब कुछ करती है। इस सब के बीच में उसे थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे एक बार फेंग के नेल्स कट करने के चक्कर में फेंग ने उसकी उंगली पर गलती से कट मार दिया था। हालांकि बाद में उसने उस पर बैंडेज लगा दिए। साथ ही वो फैक्ट्री जाकर काम भी करती थी। फेंग जब कई दिनों तक होश में नहीं आता तो एक दिन फे उसके आईलैशेस खींचती है, जैसे उसका भाई चाइल्डहुड में उसके खींचा करता था जब वो सोने का नाटक करती थी। पर ये आइडिया भी काम नहीं आता, फेंग को वो होश में नहीं ला पाती। इधर फैक्ट्री के एक रूम में हम लिन को उसकी मॉम के साथ छुप छुप कर बात करते हुए देखते हैं। जिस पर्सन को उस रात फेंग ने लिन के साथ बचाया था, असल में वो पर्सन लिन का बॉयफ्रेंड था। वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता है और यूनिवर्सिटी जाने के लिए फे की तरह फैक्ट्री से रिकमेंडेशन मिलने का वेट कर रहा है। पर अगर किसी को पता चल जाता कि फैक्ट्री वर्कर्स के बीच रिलेशनशिप है तो लिन की जॉब तो जाएगी ही, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को भी यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इसीलिए उस रात लिन किसी को भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए हेल्प करने के लिए नहीं बुला रही थी, नहीं तो सभी को पता चल जाता कि दोनों रात को एक ही रूम में थे और उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी है। और कहीं फेंग ये बात किसी को बता ना दे, इसलिए लिन फेंग की खबर लेने के लिए अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई। उसके बॉयफ्रेंड का यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उनकी शादी नहीं होगी। अगले दिन फे को फेंग की ड्राइंग बुक मिलती है, साथ ही उसे उसमें कुछ पैसे भी मिलते हैं। वैसे मिडिल स्कूल में फेंग ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, इसीलिए फेंग को होश आने के बाद वो उसे उसके पैसे लौटाने को कहती है। अब फेंग भले ही होश में ना हो, लेकिन डॉक्टर्स के एडवाइस पर फे उससे बात करती रहती है ताकि उसकी बातें फेंग के ब्रेन तक पहुंचे और वो जल्दी होश में आ जाए। कुछ देर बाद अब जब वो फेंग के कपड़े धो रही थी तब उसे नर्स से पता चलता है कि फेंग की गर्लफ्रेंड लिंगी आई थी। फे जाकर लिंगी से मिलती है। उसे लगा कि अब जब लिंगी आ चुकी है तो उसे वहां से जाना होगा। नर्स भी उसे सेम बात कहती है कि फेंग का ख्याल रखने के लिए उसका कोई अपना आ चुका है, तो अब फे को परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो फेंग के होश में आने से पहले अगर फे चली गई तो अब तक क्या उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसे तो लगा था कि वो फेंग को होश में लेकर आएगी, साथ ही उससे इम्प्रेस होकर मिसेस शू से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करेगी। लेकिन अब तक तो फेंग होश में नहीं आया था, नहीं तो अगर अब उसे जाना पड़ गया तो उसका यूनिवर्सिटी जाने का प्लान भी बिगड़ जाएगा। लकीली फे का लक अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ फेंग को देखने के लिए आई थी। वो इस पॉइंट पर उसका ख्याल नहीं रख पाएगी, उसे अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाना है। इसीलिए वो फे को कुछ दिनों तक फेंग का और ख्याल रखने को बोलती है। इस बात से फे की हर टेंशन दूर हो जाती है। वो तुरंत ही लिंगी की बात मान जाती है, जिसके बाद फे फिर से पहले जैसे फेंग का ख्याल रखने लग जाती है। नर्स की एडवाइस मानकर वो आजकल फेंग को म्यूजिक भी सुनाती है। म्यूजिक प्ले करने के लिए फे अपनी मॉम से मांग कर अपने फादर का टेप रिकॉर्डर हॉस्पिटल में लेकर आती है। यहाँ तक कि एक दिन वो रूम का दरवाज़ा और विंडो लॉक करके उसे बुक को फेंग के लिए पढ़ने लग जाती है, जो बुक फेंग से उसने चाइल्डहुड में खरीदी थी। वो बुक थोड़ी सी एडल्ट रोमांटिक बुक थी और 1970s के टाइम पर ऐसे बुक को अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए फे दरवाजे और खिड़की बंद करके उस बुक को पढ़ रही थी, लेकिन नर्स के बुलाने पर वो उस बुक को छुपा कर नर्स के लिए दरवाज़ा खोल देती है और नर्स के सामने ऐसा करती है जैसे कि वो डोर लॉक करके फेंग की बॉडी क्लीन कर रही हो। अगले दिन फिर फैक्ट्री में यूनिवर्सिटी के लिए फैक्ट्री से रिकमेंड हुए कुछ वर्कर्स का नाम बोर्ड पर डाला जाता है। फे खुशी से अपना नाम वहां पर ढूंढती है, लेकिन इस बार भी उसका नाम बोर्ड पर नहीं था। उसे तो लगा था कि फैक्ट्री की तरफ से फेंग का ध्यान रखने पर उसे कम से कम यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड किया जाएगा, लेकिन इस बारे में पूछने पर फैक्ट्री हेड मिसेस शो उसे फेंग को होश में लेकर आने पर ध्यान देने के लिए बोलती है। इस बात से फे का दिल टूट जाता है। वो रात को फेंग के पास जाकर बैठी होती
जाती हैं, उसके सामने अपनी दिल की बात बोलने लग जाती है कि आखिर इस टाइम पर वो फेंग के अलावा किसी और से खुलकर बात नहीं कर सकती। घर वाले उसकी यूनिवर्सिटी जाने का ऑब्सेशन नहीं समझते। उसके भाई के हिसाब से यूनिवर्सिटी पास करके जॉब करो या फिर यूनिवर्सिटी जाने से पहले जॉब करो, बात तो एक ही है। उनके हिसाब से यूनिवर्सिटी जाना बेकार है, लेकिन फे उन्हें कैसे समझाए कि उसे यूनिवर्सिटी जाकर अपनी हायर एजुकेशन पूरी करनी है, उसे एक राइटर की तरह लिखना है, पढ़ना है। उसकी वो सपने यूनिवर्सिटी जाकर ही पूरे हो सकते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ फैक्ट्री वर्कर बनकर जियांगचेन में नहीं बिता सकती, उसे दुनिया घूमना है। उसके ये सपने फेंग के होश में आने से ही पूरे हो सकते हैं, इसीलिए वो दिल से उसे होश में आने की रिक्वेस्ट करती है। पता नहीं फे की इन बातों में ऐसी क्या ताकत थी। उसके दिल से निकली हुई बात सुनकर फेंग इतने महीनों बाद होश में आ जाता है और फे से उसका नाम पूछता है। फेंग को होश में देखकर फे बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर जल्दी उसे डॉक्टर से पता चलता है कि फेंग तो अपनी पास की लाइफ में मेरी खो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन फेंग के होश में आने की खबर सुनकर फैक्ट्री हेड मिसेस शो लिन और माई आते हैं। इस दौरान लिन फेंग से पूछताछ करके ये जान लेती है कि उसे फेंग पहचानता ही नहीं है, और जब फेंग उसे नहीं पहचानता तो लिन अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब फेंग के अलावा किसी को भी पता नहीं है कि उस रात लिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में थी। वही फेंग बार बार फे का ही नाम ले रहा था, इसीलिए मिसेस शू फे से काफ़ी इम्प्रेस थी कि उसने फेंग का इतना ख्याल रखा कि फेंग सिर्फ उसे ही अपना मानता है। इसीलिए मिसेस शू फे को उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए बोलती है। उसके बाद वो फे को फैक्ट्री का रोल मॉडल बनाएंगी और उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड भी करेगी। ये सुनकर फे के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड माई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फे और फेंग को उसकी पास्ट की बातें याद दिलाने में लग जाती हैं। फेंग को उसकी ड्राइंग बुक भी दिखाती है और उस स्कूल की बातें बोलती है और वही चीज़ें दिखाती है जो कि चाइल्डहुड में फे ने फेंग से ली थी, पर फेंग को कुछ भी याद नहीं आता। तब फे उसे पूरे दिन एक के बाद एक कैरेट खिलाने लग जाती है ताकि उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो। ऊपर से वो तूफान वाली रात का नाटक करके फेंग को पूरी सिचुएशन याद दिलवाने की कोशिश करती है। इस ड्रामा को करके फे पूरी तरीके से थक जाती है, फिर भी फेंग को कुछ भी याद नहीं आता। फेंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो पास्ट की बातें याद करने की पूरी कोशिश करेगा और लगातार कैरेट खा खा कर अपनी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग करेगा। फेंग की ये बात सुनकर फे को थोड़ी खुशी मिलती है। अगले दिन अब माई फेंग की हालत देखने के लिए आती है। उसे तो फेंग से ज़्यादा फे की फिक्र हो रही थी कि कहीं फेंग का ख्याल रखने के चक्कर में फे पूरी लाइफ फंस कर ही ना रह जाए। पता नहीं उसकी मेमोरी वापस आएगी भी या नहीं। अगर फेंग की मेमोरी वापस नहीं आई तब तक क्या मिसेस शू उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड नहीं करेगी? फे ने क्या फैक्ट्री में और कोई अच्छा काम नहीं किया है? उसके पास पूरी उम्र नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन फे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फेंग की मेमोरी वापस आने पर ही उसकी लाइफ बदल सकती है। दोनों ये बात कर रहे थे, तभी उसके पास फेंग आता है। फेंग की शूलेसेस खुली थी, इसीलिए फे उसे शूलेसेस बांधना सिखाती है। अगले दिन फेंग से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड लिंगी आती है, पर फेंग उसे पहचानता तक नहीं। उल्टा वो तो फे को अपने पास देखकर खुश था। इस बात से लिंगी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। लिंगी के साथ साथ वहाँ पर फेंग की सिस्टर शिंग भी आई हुई थी, पर उसे भी फेंग नहीं पहचानता। फिर भी शिंग अब फे और लिंगी को घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब फेंग का ख्याल रखने के लिए वो वहाँ पर आई है। और अगले दिन वो फेंग को रिहैब सेंटर भेजने वाली है, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए शिंग के पास भी टाइम नहीं होगा और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड पूरी लाइफ उसका ध्यान रख सकेगी। इस बात से फे का दिल टूट जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी फेंग की मेमोरी वापस नहीं आई और अब वो उसका ख्याल भी नहीं रख सकेगी, मतलब कि उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फे अपने स्कूल जाती है और वहाँ पर अपने टीचर चेन से मिलती है। चेन की नी में पेन हो रहा था, इसीलिए फे ऑडिटोरियम की सफाई करने लग जाती है। इस दौरान वो टीचर चेन से यूनिवर्सिटी जाने के अपने सपने के बारे में पूछती है कि क्या उसका सपना वेस्ट है। अगर टीचर चेन ने उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए और लिटरेचर पढ़ने के लिए एनकरेज नहीं किया होता तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने को लेकर इतनी मेहनत नहीं करती। टीचर चेन के मुताबिक अपने सपनों को हासिल करने से पहले कई बार लाइफ उन्हें गिराती है, उन्हें कई मुश्किलों को पार करना पड़ता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि फे अपने सपनों से हार मान जाए। उसे कोशिश करते रहने चाहिए। वैसे भी मिडिल स्कूल में
फे उनकी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो उसे यूनिवर्सिटी जाते हुए देखना चेन का भी सपना है। चेन की ये बातें सुनकर फे में बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है। अब रात को वो फेंग की डेली लाइफ की रूटीन बनाती है ताकि वो उन्हें रिहैब जाने के बाद फॉलो कर सके और उसकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए। साथ ही फे अपने भाई की भेजे हुए पैसे, अपनी फैमिली इनकम और उनकी सैलरी को डिवाइड करने लग जाती है कि कितने पैसे घर खर्चे के लिए, कितने पैसे उसे यूनिवर्सिटी फीस के लिए जमा करने हैं। इनमें से कुछ पैसे वो फेंग को अलग से देने के लिए रखना चाहती थी, पर वो कहीं का भी हिसाब मिलाकर कुछ पैसे फेंग के लिए खर्च करने का सोच नहीं पाती। सिर्फ किस तरीके से यूनिवर्सिटी फीस के लिए जमा किए हुए कुछ पैसे फेंग के लिए निकाल लेती है। अगले दिन फेंग से मिलने वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो देखती है कि फेंग विंडो से कूदने वाला है। वो ना तो नर्स के पास आ रहा है और ना ही अपनी सिस्टर के पास। वो सिर्फ फे का ही नाम बार बार ले रहा था। तब फे आकर सिचुएशन को संभालती है और फेंग को विंडो से उतार कर बेड पर बैठाती है। फेंग असल में अपनी सिस्टर के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं जाना चाहता था और ना तो फेंग अपनी सिस्टर को पहचान रहा था। अपने भाई का ये बिहेवियर देखकर शिंग रोते हुए बाहर चली जाती है। तब फे उससे बात करने के लिए जाती है और उसे फेंग के लिए बनाया हुआ डेली रूटीन देती है। ये रूटीन फे ने डॉक्टर से पूछकर बनाया था। उसे यकीन है कि इस रूटीन को फॉलो करके एक्सरसाइज करने से और खाना खाने से उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। शिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फे उसके लिए इतना ही सब क्यों कर रही है। अब सच्चाई तो फे बोल नहीं सकती थी कि वो फैक्ट्री से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड होने के लिए फेंग की मेमोरी वापस लाने का और उसका ख्याल रखने का काम कर रही है। इसलिए उसे झूठ कह देती है कि फेंग उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। उसने इतने फैक्ट्री वर्कर की जान बचाई है, इसलिए वो उसका ख्याल रख रही है। साथ ही वो शिंग को भी बहुत ही एडमायर करती है कि वो अपने भाई की भी ऐसी हालत देखकर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रख रही है। फे की ये बातें सुनकर शिंग उसे हॉस्पिटल में ही फे के सहारे छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। वैसे भी फेंग सिर्फ फे पर ही भरोसा करता है, उसे छोड़कर वो रिहैब नहीं जाना चाहता। ये सुनकर फे बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो फेंग की मेमोरी वापस आने तक अकेले उसका ख्याल रखेगी, उसके बदले उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड किया जाएगा। अब भले ही शिंग अपने भाई को फे के भरोसे छोड़कर जा रही हो, पर अपने भाई की मेमोरी लॉस और अपनी लाइफ की दूसरी परेशानी से शिंग इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि जब उसने अपनी सीट पर किसी और पर्सन को बैठे हुए देखा तो उसके साथ बुरी तरीके से झगड़ पड़ी और उसके सामने रोते हुए अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। पर एंड में शिंग खुद ही बेहोश हो गई। तब ट्रेन में मौजूद हुआ नाम का एक डॉक्टर शिंग को अपने कैबिन में लेकर जाता है और उसे वहाँ पर सुला देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे उसके कैबिन में रहने को बोलता है और उसे बिस्किट खाने को देता है। उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। कुछ देर में डॉक्टर हुआ का स्टेशन आ जाएगा, इसीलिए उनके जाने के बाद वो शिंग को उसके कैबिन में ही रहने को बोल रहे थे। यहाँ पर शिंग उसकी हेल्प करने के बदले हुआ को पैसे ऑफर करती है, जो कि वो लेने से मना कर देता है और शिंग से उसकी यूनिवर्सिटी की बात पूछता है। उसने उसके आईडी में देखा था कि वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है। हालांकि ये बात सामने आने पर वो थोड़ी सी नर्वस फील करती है। वो आगे कैबिन से निकलते ही वो अपनी फैमिली फोटो को निकाल कर देखती है, जहाँ उसकी फोटो फटी हुई थी। तब हमें शिंग की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। उसने मैथमेटिक्स में आगे बढ़ने के लिए अपनी फैमिली फोटो तक अपने टीचर को दे दिया था। अपनी फैमिली से रिश्ता तक वो ख़त्म करने को तैयार थी ताकि उसका माइंड मैथमेटिक्स से डाइवर्ट ना हो। उस दौरान ही उसने अपनी फैमिली फ़ोटो से अपनी फ़ोटो को फाड़ा था। प्रेजेंट में इन बातों को सोचकर वो हुआ के पास जाती है और उसे उसकी हेल्प करने के बदले कुछ पैसे देती है। वो अपनी लाइफ में किसी का भी एहसान नहीं चाहती। दूसरी तरफ फेंग के लिए ड्राइंग का सारा सामान लेकर आती है ताकि ड्राइंग्स के बहाने उसकी मेमोरी वापस आ सके। वैसे भी शिंग से उसे पता चला कि फेंग ने अपनी लाइफ में ड्राइंग्स के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। उसे ड्राइंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर फे उसको उसकी सिस्टर के दिए हुए पैसे देती है, पर फेंग को कोई भी बात अच्छे से याद नहीं रहती, इसलिए फे उसके पैसे संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है। फेंग ने तो उसको वो पैसे अपने लिए यूज़ करने को बोला था, पर फे उसके पैसे आखिर क्यों ही अपने लिए खर्च करेगी। फेंग तो इस टाइम उनके टाउन का हीरो है। फिर वो उसे उसके नेल्स काटना सिखाती है, पर जब फेंग फे के नेल्स काट रहा था तो वो उसे चोट पहुंचा देता है। तब फे को लगा कि फेंग की मेमोरी वापस आ गई है। फेंग जब बेहोश था तब उसने एक बार नेल्स काटने के चक्कर में उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन फेंग को तो कोई बात याद ही नहीं थी। उसे तो लाइफ की बेसिक चीज़ें भी याद नहीं है। तब फे उसे ब्रश करना, शूले से स्टाई करना और भी बाकी सारी बेसिक चीज़ें सिखाती है।
इस बीच फेंग खाने के लिए कुछ कॉस्टली आइटम्स डिमांड करता है जो कि फे को उसे खिलाना पड़ता है, वो भी सेव किए हुए अपनी यूनिवर्सिटी के पैसों से, ताकि किसी तरीके से उन चीज़ों को खाकर फेंग की मेमोरी ट्रिगर हो जाए, उसे पास की कोई बातें याद आए। लेकिन इतना महंगा खाना खा के भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसीलिए एक दिन जब फेंग रेड वाइन की डिमांड करता है तो फे घर पर से ही फेक वाइन लाकर बनाकर उसे पिलाती है। फेंग को टेस्ट डिफरेंट तो लगता है, पर वो उसे झूठ कह देती है कि पहले इसकी क्वालिटी ख़राब होगी, इसीलिए वाइन अच्छी नहीं है। हालांकि फेंग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उल्टा वो उसे डांस करने को बोलकर उसके साथ डांस करके फेक वाइन एंजॉय करता है। अब जब फे फैक्ट्री जाने वाली थी तो फेंग उसे रोकने के लिए उसके नेल्स काटने को बोलता है, पर फे उसका झूठ पकड़ लेती है कि वो कैसे उसे रोकने के लिए नेल्स कैसे काटते हैं ये भूलने का बहाना कर रहा है। फे अब उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं कि अब से अगर फेंग को कोई भी चीज़ दोबारा सीखनी पड़ी तो फेंग उसकी फीस उसे पे करेगा, साथ ही उसके कॉस्टली फूड आइटम्स अगर ऐसे ही उसे लाने पड़े तो उसका पैसा भी वही पे करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद वो उसे साइन करने के लिए बोलती है, पर फेंग को अपना साइन तक याद नहीं था, तो फे उसके फिंगर्स पर इंक लगाकर उसकी फिंगरप्रिंट ले लेती है। इस दौरान फेंग फे की तरफ प्यार से देख रहा था, जैसे कि उसे उससे प्यार हो चुका हो। हालांकि फे तो अभी भी पुराने से पुराने पैसे का हिसाब उस कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ रही थी। यहाँ तक कि मिडिल स्कूल में फेंग ने जो उसे पैसे लिए थे वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ देती है। 6 साल पहले मिडिल स्कूल में फेंग को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी वो फे से उधार लेता था, फे को डबल पैसे लौटाने का प्रॉमिस करके। फे भी किस दिन में पैसे डबल होने की उम्मीद में उसे पैसे दे देती थी, पर फेंग जिस दिन उसे पैसे लौटाता था ठीक उसी दिन वो फिर से उससे पैसे उधार ले लेता था। हालांकि एक बार फेंग संडे को पैसे लौटाने का प्रॉमिस करके उसे वो पैसे दिए ही नहीं थे। आज प्रेजेंट टाइम में फी उन्हीं पैसों की बात फेंग को बताती है। भले ही फेंग को वो बात याद ना हो, फिर भी उसने उन पैसों का हिसाब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। तभी फे नोटिस करती है कि फेंग ने आयरन करने के चक्कर में फे का लाया हुआ शर्ट जला दिया था। इसीलिए फे घर जाकर अपने फादर की पुरानी शर्ट से कपड़े काट कर फेंग की शर्ट को सिलने लग जाती है। अगले दिन फे उसे वही शर्ट पहनाती है जो कि फेंग को बहुत पसंद आती है। फे उसे फिर ड्राइंग में बिजी रहने के लिए बोलकर खुद फैक्ट्री काम के लिए जाने लग जाती है, लेकिन फेंग उसे रोकता है और फे की ड्राइंग बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद फे अपनी ड्राइंग देखती है तो उसके फेस पर एक अलग सी स्माइल थी। उसने कभी खुद को इतनी अच्छी ड्राइंग में इमेजिन नहीं किया था। फेंग हर दिन उसे एक ड्राइंग गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन फे उसके लिए उसे मना कर देती है। कुछ चीज़ें रेयर रहे तभी स्पेशल लगती हैं। वहीं एक एग्रीकल्चर फार्म में हम फे के भाई टिंग को देखते हैं जो कि फार्मर्स को अच्छी फार्मिंग के बारे में सिखा रहा था। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड मे का कॉल आने की बात पता चलती है। वो उससे बात करता है। मे उसे घर आने के लिए बोलती है कि आखिर वो कब तक घर से दूर फार्म में ही रहेगा, क्या उसे उनकी फ्यूचर की नहीं पड़ी है, क्या उसे उसके साथ शादी नहीं करनी। माइक की ये बातें सुनकर टिंग को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसे किसी के साथ भी शादी करने के लिए बोलता है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे का कॉल कट कर देते हैं। इधर लेंगी टेक्सटाइल फैक्ट्री में बास्केटबॉल मैच देख रही थी। तब उसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि इस टीम का कैप्टन जियांग है जो कि फैक्ट्री हेड का बेटा है। ये बात जानने के बाद वो जियांग की तरफ एक अलग ही इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है और उसके करीब आने के लिए वो बॉल से इंजर्ड होने का बहाना बनाती है। ये फांग के साथ उसकी गर्लफ्रेंड लिंगी की बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फेंग ने उसकी गर्लफ्रेंड की तरह यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश क्यों नहीं की। फेंग के मुताबिक अगर उसके पास उसकी यूनिवर्सिटी की सीट होती तो वो फे को दे देता। यहाँ पर फेंग तो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर ही नहीं रहा था, और ना ही जब उन्हें लेंगी वहाँ पर जिंग के साथ दिखती हैं तो फेंग उस पर जेलस होता है, जैसे कि फेंग के दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। उल्टा वो तो जियांग के साथ अपनी जान पहचान बढ़ा रहा था। जियांग भी फेंग के साथ नॉर्मली बात कर रहा था। हालांकि लेंगी फेंग के सामने जियांग के साथ वहाँ पर रहकर नर्वस फील कर रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं जियांग के साथ उसे देखकर फेंग के साथ उसका रिश्ता ख़त्म ना हो जाए और जियांग को भी ये ना पता चले कि वो फेंग की गर्लफ्रेंड है। लिंगी का ये डर फे समझ जाती है। लिंगी भी जियांग को अपने मैच पर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो फे से फेंग की बात करने जाती है। फे उसे फेंग की हेल्थ की पूरी अपडेट देती है। लिंगी के मुताबिक तो फेंग का मेमोरी
लॉस हुआ है, ऐसा कोई देखकर बता ही नहीं सकता, वो तो पहले जैसे नॉर्मली ड्राइंग कर रहा है। तब फे लिंगी को हॉस्पिटल में ज़्यादा विजिट करने के लिए बोलती है। अगर लिंगी उसे मिलेगी ही नहीं तो फेंग उसे याद कैसे करेगा? आखिर लिंगी उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी बात फेंग को याद दिलाना ज़रूरी है। लेकिन फे की ये बात सुनकर वो भड़क जाती है। उसके हिसाब से वो खुद फेंग की हालत देखकर बहुत ही परेशान है, तो फे उसे इस तरीके से नीचा ना दिखाए कि उसे फेंग की कोई फिक्र नहीं है। फेंग को इस हालत में देखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो फेंग को ज़्यादा देखने के लिए नहीं आती और उसके हिसाब से वो फेंग की गर्लफ्रेंड अब नहीं है। ये बोलकर लिंगी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। पर फेंग तो इस दौरान फे की तरफ स्माइल करके देख रहा था। उसे लिंगी के जाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर फे उसे एक फॉरेस्ट लेक में घुमाने के लिए लेकर जाती है, जो जगह फेंग को बहुत ही पसंद आती है। और उसकी मेमोरी लॉस को लेकर फे का मूड ऑफ देखकर फेंग उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाता है। साथ ही उसे समझाता है कि उसे अपनी मेमोरी लॉस का कोई भी दुख नहीं है, उसे पास्ट की मेमोरी याद नहीं है तो वो फ्यूचर में नई मेमोरी बना लेगा। पुराने दोस्त याद नहीं है तो नए दोस्त बना लेगा। फिर भी फे उसे उसका पुराना घर दिखाने के लिए लेकर जाती है ताकि उसे अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताए हुए पल याद आ पाए। उस जगह को देखकर फेंग को पास्ट की थोड़ी बहुत बातें याद आती हैं कि कैसे उसकी ग्रैंड माँ उसे पेड़ पर चढ़ने को लेकर बहुत डांटा करती थी। उस टाइम भी एक लड़का पेड़ से गिरने वाला था, जिसे फेंग गिरने से बचा लेता है और उसकी माँ के पास भेज देता है। फिर फेंग उससे आइसक्रीम मांगता है तो फे उसे मार्केट ले जाकर आइसक्रीम दिलाती है। पर फेंग को महंगी आइसक्रीम खानी थी, जिनकी वो ड्राइंग करके उसे दिखाता है। फे इस टाइम इतनी महंगी आइसक्रीम उसे खिला नहीं सकती थी। तभी फे के दिमाग में एक बात आती है, फेंग की मेमोरी अब तक वापस नहीं आई है, ये बात सिर्फ उसे पता है। फेंग को देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता कि उसे मेमोरी लॉस हुआ है। तो अगर फेंग में से शू के सामने ऐसा एक्ट करे कि वो ठीक हो चुका है, उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, तो फे को यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड किया जाएगा। इसीलिए फे फेंग के साथ एक डील करती है, वो उसे एक स्पीच लिखकर दे देती है। अगर फेंग उसके हिसाब से मिसेस शू से बात करेगा और ऐसे एक्ट करेगा कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, तो फेंग को वही महंगी वाली आइसक्रीम खिलाएगी। साथ ही वो उसको समझा देती है कि वो क्यों मिसेस शू से झूठ बोलने को मजबूर है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगी तो इस तरीके से वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगी। तब फेंग भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फे ने जो उसे स्पीच लिखकर दी थी वो लाइन बाय लाइन उसे याद कर लेता है। लेकिन अगले दिन जब फे उसे मिसेस शू से और मीडिया के लोग उसे मिलाती हैं और उसकी मेमोरी वापस आने की खबर देती है, तो वहाँ पर फेंग तूफान वाली रात का इंसिडेंट बोलते बोलते बीच में ही अपनी लाइंस भूल जाता है। ये देखकर फे बहुत डर गई थी कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए वो मिसेस शू के सामने झूठ बोल देती है कि फेंग नर्वसनेस की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन लकीली फेंग फिर से अपनी बात कहने लग जाता है। लेकिन फे की दी हुई स्पीच नहीं है, बल्कि वो तो अपने दिल से फे की बात करने लग जाता है कि कैसे उसने उसका ख्याल रखा, उसे फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रेडी किया, उसे हर एक डेली लाइफ की चीज़ें सिखाई। फेंग की ये बात सुनकर मिसेस शू फे से इम्प्रेस होती हैं और उसे प्रॉमिस करती हैं कि वो इसी साल फे को यूनिवर्सिटी के लिए टेक्सटाइल फैक्ट्री की तरफ से रिकमेंड करेगी। इस खबर से फे और फेंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों मिसेस शू और मीडिया के लोगों के सामने फ़ोटो क्लिक करते हैं, पर वहाँ पर मौजूद लिन फेंग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की बात से ज़रा भी खुश नहीं थी। वहीं अब जब फेंग ने अपना काम पूरा कर दिया था तो फे उसे दूसरी कप आइसक्रीम खिलाती हैं, पर वो फेंग की मांगी हुई महंगी आइसक्रीम नहीं थी। फिर भी फे के कहने पर वो उस आइसक्रीम में एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि सैलरी मिलने के बाद फे ने उसे वो महंगी आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस किया था। यहाँ पर फे को फेंग की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि उसने आज मिसेस शू के सामने दिल से उसकी तारीफ की थी। इस दौरान एक पल के लिए फे के मुंह से गलती से निकल जाता है कि उसने यूनिवर्सिटी जाने के लिए फैक्ट्री की तरफ से फेंग की देखभाल की थी। हालांकि फेंग इस बारे में फे से ज्यादा कुछ नहीं पूछता और ना ही उसे ये बात बुरी लगती है। तभी फेंग की नजर एक म्यूजिक शॉप में रखे पियानो पर जाती है, जिसे वो प्ले करने के लिए जाता है। हालांकि उसे पियानो कैसे प्ले करते हैं ये याद नहीं आ रहा था। तब फे उसे सिखाने लग जाती है। उसकी ग्रैंडमदर ने चाइल्डहुड में उसे पियानो थोड़ा बहुत सिखाया था। इस दौरान पियानो प्ले करते करते फेंग को अपनी ग्रैंडमदर के विजन्स आते हैं कि कैसे चाइल्डहुड में उसकी ग्रैंडमदर उसे पास बैठाकर पियानो प्ले किया करती थी। ये सुनकर फे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कम से कम फेंग को कोई तो पास की बात याद आई। इधर लिन मिसेस शू से
फे को यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करने वाली बात पूछती है। उसके हिसाब से फे से ज़्यादा इस साल वांग डिजर्विंग है, पर मिसेस शू को ऐसा नहीं लगता। उन्हें पता है कि लिन और वांग रिलेशनशिप में है, इसीलिए लिन वांग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलते हुए देखना चाहती हैं। पर पिछले साल ही लिन को उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड किया था। अब अगर उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को भी रिकमेंड किया तो सभी को लगेगा कि वो लिन पर फेवर कर रही है, और लिन भी अपने बॉयफ्रेंड वांग के लिए फैक्ट्री की एक बड़ी पोजीशन में होने का फ़ायदा उठा रही है। इसीलिए मिसेस शू वांग को कुछ साल बाद यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करेगी, और इस साल वो फे को यूनिवर्सिटी भेजेंगी क्योंकि उसने सच में फैंग की बहुत ही मेहनत से देखभाल की है। साथ ही वो लिन को शादी से पहले वांग के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन रखने से मना करती है। ये सब बातें सुनकर लिन को काफ़ी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। मिसेस शू को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके सारे काम करती है, यहाँ तक कि उनके स्पीच को वही लिखती है। फिर भी आज फे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता हुआ देखकर वो जेलस थी। दूसरी तरफ फे अपनी बेस्ट फ्रेंड माइकोस की यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन होने की गुड न्यूज़ देती है। आखिर मिसेस शू ने इसी साल उसका नाम फैक्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करने का प्रॉमिस किया है। ये खबर सुनकर माई काफ़ी खुश होती है, लेकिन देखा जाए तो माई की अपनी लाइफ ही बिखरी हुई थी। अपना खर्चा खुद चलाने के लिए और घर में पैसे देने के लिए भी उसके पास एक छोटी सी जॉब तो है, पर उसके काम को घर में उसके भाई और भाभी के काम की तरह वैल्यू नहीं किया जाता। उसकी भाभी को तो ज़्यादा घर में काम तक नहीं करने दिया जाता क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आई है। माई का साथ देने के लिए उसकी माँ भी नहीं आती। उसकी माँ के हिसाब से माई तो शादी करके चली जाएगी, उन्हें तो अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना है, तो वो अपनी बहू की साइड लेंगी। इसलिए काम से थक कर आने के बाद भी उसे ही घर का काम करना पड़ता है। ऊपर से उसकी लव लाइफ की प्रॉब्लम तो है ही, इसलिए इन बातों से परेशान होकर वो राइस कुकर हाथ में लेकर ही पब्लिक फ़ोन बूथ चली जाती है टिंग से बात करने के लिए। वो उसे वापस यांगचेंग आने को बोलती है और कहती है कि अब उसे और ज़्यादा घर में नहीं रहा जाता। उसे टिंग के साथ अपनी फैमिली लाइफ शुरू करनी है जहाँ पर उसकी लाइफ को वैल्यू किया जाए। आखिर कब तक टिंग वहीं पर रहने वाला है? अब तो उसके लिए घर वाले अरेंज मैरिज सोच रहे थे, इसलिए टिंग जल्दी आकर उसे शादी कर ले। लेकिन टिंग ऐसे कैसे उससे शादी कर ले? उनका घर इतना छोटा है, सिर्फ 2 ही रूम्स हैं। उसके शादी करने के बाद उसके पेरेंट्स उसके रहने की जगह बनाने के लिए जल्दी ही फे की शादी कर देंगे। आखिर वो अपनी खुशी के लिए अपनी बहन की शादी जल्दी कैसे होने दे? ये सुनकर माई को और बुरा लगता है। टिंग सभी के बारे में सोचता है, पर क्या एक बार भी वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा? पर टिंग भी मजबूर था। माई को कोई और अच्छा लड़का देखकर शादी करने के लिए बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। उसने वापस आने के लिए एप्लीकेशन तो लिखा था, लेकिन वो उसे फाड़ देता है। माई भी अब मजबूर होकर रो रही थी। जो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि 1970s की एक लव स्टोरी टूटने के कगार पर है। वहीं लिन को फे और फेंग पर शक हो रहा था कि क्या फेंग की मेमोरी सच में वापस आ गई है, क्योंकि फेंग उसे पहचान नहीं रहा था। इसीलिए लिन अपने बॉयफ्रेंड वांग को फेंग के पास भेजती है और उसका शक सही निकलता है। वांग फेंग के सामने लंगड़ा रहा था, उसे बता रहा था कि उसका लेग एक ट्री के गिरने पर इंजर्ड हुआ था। फिर भी फेंग उसे नहीं पहचानता, उसके साथ नॉर्मली बात करता है, जिससे लिन समझ जाती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए फे ने झूठ बोला है। ये बात लिन में से शू को जाकर बोलती है। साथ ही लिन ने डॉक्टर से भी फेंग की मेमोरी वापस आने की बात पूछी थी और उसने फेंग का चेकअप रिपोर्ट भी लिया था। तब डॉक्टर ने भी उसे ये बात बोली थी कि फेंग की मेमोरी वापस नहीं आई है, अभी तो वो डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें ही सीख रहा है। ये सब जानकर मिसेस शू को फे पर काफ़ी गुस्सा आता है। हालांकि वो लिन को भी वॉर्न करती है, क्योंकि लिन ने फेंग जैसे हीरो पर भी झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया था। ये चीज़ उल्टा लिन के लिए बुरी हो सकती है। जिसके बाद मिसेस शू इस झूठ के बारे में फे को अपने कैबिन में लाकर पूछती है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। मिसेस शू यहाँ पर उसे बहुत डांट लगाती है क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। ऊपर से फे खुद को डिफेंड तक नहीं करती। मिसेस शू को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि फे ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए फेंग जैसे हीरो से भी झूठ बुलवाया। अगर मीडिया को पता चला कि फेंग की मेमोरी वापस आने की बात एक झूठ है और उनकी फैक्ट्री वर्कर फे ने ये झूठ फैलाया है, तो फे के साथ फैक्ट्री की भी बदनामी होगी। इसीलिए फे को सज़ा मिलनी ही थी। और मिसेस शू इस साल फे का नाम फैक्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी में रिकमेंड ना करने का डिसीजन लेती है। इस बात से फे टूट जाती है। अभी कुछ मोमेंट तक वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने को लेकर बहुत ही खुश थी और एक ही पल में उसका नाम रिजेक्ट हो गया।
पता नहीं अगले साल तक उसमें और ज़्यादा हिम्मत बचेगी भी या फिर नहीं। मिसेस शू अब अगले साल उसे रिकमेंड करेगी भी या फिर नहीं। यहाँ पर लेनो से मिलने के लिए आती है। वो उसे सबसे ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि फे उसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इस बात से उसे एम्बैरेसमेंट होती है कि आखिर वो कैसे फे का एडमिशन अपने बॉयफ्रेंड वांग से पहले होने देती। अपने बॉयफ्रेंड को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के लिए वो फे को फैक्ट्री से भी निकलवा सकती है, लेकिन इस बार उसका लक अच्छा था कि उसका सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन रिजेक्ट हुआ। उसकी जॉब बच गई। लिन की ये बातें सुनकर फे को काफ़ी गुस्सा आता है, पर देखा जाए तो ये झूठ बोलना उसका डिसीजन था। एक न एक दिन तो उसका झूठ पकड़ा ही जाता। वहीं फेंग को उसकी कैबिन से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और नर्स से उसे पता चलता है कि फे कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखने के लिए नहीं आएगी। वैसे इन दिनों फेंग सिर्फ फे की ड्राइंग करने में बिजी रहता है। इधर फे अपनी टीचर चेन से मिलकर अपने दिल की बात बोलती है। फे को लगा था कि अपनी दुनिया से निकलकर सक्सेस पाने का रास्ता सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी से होकर गुजरता है, पर अब उसे नहीं लगता कि वो यहाँ से कभी निकल पाएगी, अपने सपने को पूरा कर पाएगी। तब जेन उसे कंफर्ट करते हुए समझाती है कि अपने सपनों को पूरा करने का कोई और रास्ता फे को मिल ही जाएगा। अगले दिन फे को उसकी बेस्ट फ्रेंड माई को उनकी फैक्ट्री के एक वर्कर के साथ ब्लाइंड डेट पर जाते हुए देखती है। इस बारे में माई से पूछने पर माई फे को उसके भाई तिंग के साथ हुए ब्रेकअप की बात कहती है। उनके पास ब्रेकअप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टिंग घर नहीं आना चाहता और शादी भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे घर में अपनी जगह बनाने के लिए फे की शादी पहले करवानी होगी और फे ने अगर इतनी जल्दी शादी कर ली तो उसका यूनिवर्सिटी जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, इसीलिए उनका ब्रेकअप होना ही सही है। माई अब अपने घर वालों के साथ इतना टॉर्चर झेल कर नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो घर से निकलने के लिए किसी से भी शादी करने को तैयार है। अपनी वजह से माई अपनी फ्रेंड और ब्रदर का ब्रेकअप होते हुए देखकर जरा भी खुश नहीं थी। वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करती है जब उसका भाई उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर देता था और अब तक वो ऐसा करता आया है। फे को अपना पेंसिल बॉक्स देकर खुद पेपर का एक पेंसिल बॉक्स वो यूज़ करता था। फे को पेट भरकर दूध पिलाकर वो खुद बर्तन में लगा हुआ थोड़ा बहुत दूध पीकर खुश रहता था। उसकी बुक्स पर कवर भी उसका भाई ही लगाता था और बड़े होने के बाद जब फे को एक रूम की ज़रूरत पड़ी तो उसके भाई ने टेक्सटाइल फैक्ट्री की जॉब उसे दे दी और घर छोड़कर दूर फार्म में जॉब करने चला गया ताकि फे घर में आराम से रहे और फैक्ट्री की जॉब करे। अब तक उसके भाई ने उसके लिए सब कुछ किया है, इसीलिए फे अपनी वजह से अपने भाई का प्यार ख़त्म होते हुए नहीं देख पाएगी। इसीलिए वो अगले दिन ही माई से मिलकर उसे 3 महीने मांगती है। इन 3 महीने में वो टिंग को घर पर वापस लेकर आएगी और उन दोनों की शादी भी करवाएगी। तब तक माई किसी और से शादी ना करे, ये सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और फे के लिए 3 महीने वेट करने को मान जाती है। पर उसे क्या पता कि इस सब में फे का कितना बड़ा सैक्रिफाइस छुपा हुआ है। फे अपने पेरेंट्स से उसकी शादी के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करने को बोलती है। उसके सिर्फ 2 डिमांड्स हैं कि लड़के के पास रहने के लिए कोई जगह हो और वो 30 साल से छोटा हो। बाकी अब फे अपने यूनिवर्सिटी जाने का सपना छोड़ चुकी है। अपने भाई के लिए उसका सैक्रिफाइस तो बनता ही है। हालांकि फे के इस डिसीजन से उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश थे। उन्हें तो फे की शादी जल्दी करवानी थी, पर क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी जाना था इसीलिए उन्होंने शादी की बात अभी तक नहीं की थी। अगले दिन फे अब एक मैरिज ब्रोकर के जरिए अपनी ब्लाइंड डेट से मिलती है। उसका ब्लाइंड डेट और कोई नहीं बल्कि जियांग था, फैक्ट्री हेड मिसेस शू का बेटा। जियांग इस ब्लाइंड डेट पर अपनी मॉम को बिना बताए आया था। उसे फे पहले से ही पसंद थी और क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है तो वो अपनी माँ को कैसे भी मना लेगा। फिर फे और जियांग एक दूसरे से बात करते हैं और बाद में मूवी देखने के लिए भी जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों की पसंद बिल्कुल ही अलग है। फे को फिल्म देखना पसंद है, लेकिन जियांग को तो फिल्म देखने में नींद आती है। अब जब जियांग फे को घर तक छोड़ने के लिए आता है तो उनकी मुलाकात फे की माँ से होती है। मॉम तो जियांग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, वो उसे घर पर लंच के लिए बुला लेती हैं। वहीं जियांग को वहाँ पर देखकर फैक्ट्री स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी में रह रही फैमिलीज के बीच में गॉसिप होने लग जाती है कि फे ने सीधे सीधे फैक्ट्री हेड के बेटे को ही अपने प्यार में फंसा लिया। लेकिन घर के अंदर तो जियांग और फे के लिए एक बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। घर में उन्हें फेंग फे के फादर के साथ मिलकर घर के दरवाजे और बाकी चीज़ें फिक्स करता हुआ दिखता है। फे कई दिनों से हॉस्पिटल नहीं आई थी, इसीलिए फेंग नर्स से उसके घर का एड्रेस पूछकर उससे मिलने के लिए आ गया। अब जब दोनों लड़के उनके घर में थे तो फे के पेरेंट्स दोनों को ही लंच करके जाने को बोलते हैं। यहाँ पर दोनों लड़कों के बीच फे को लेकर अलग ही कंपटीशन चल रहा था।
दोनों खुद को ज़्यादा बेटर दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये सब देखकर फे के पेरेंट्स टेंशन में आ गए थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी दो लड़कों को डेट तो नहीं कर रही है। ये सब देखकर फे फेंग को अकेले में बात करने के लिए अपने साथ ले जाती हैं, जहाँ पहले तो फेंग की हालत ठीक करती है, उसके शूलेसेस टाई करती है। इतने दिनों से फेंग का ख्याल वो नहीं रख रही थी, तो फेंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इस दौरान उन्हें बात करते हुए लिन देख लेती है, जो कि उसी कॉलोनी में रहती है। वही फेंग फे को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है, जिस बात पर वो स्माइल करती है। फिर रात को जियांग फे के घर से अपने घर के लिए निकलने वाला था, तब फे उसे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर सोचने को बोलती है। जियांग की फैमिली जैसे उनकी फैमिली बैकग्राउंड हाई क्लास नहीं है और वो सिर्फ हाई स्कूल पास आउट फैक्ट्री वर्कर है। वो यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाई। साथ ही फे ये शादी क्यों करना चाहती है, कैसे अपने भाई को हेल्प करना चाहती हैं, वो बातें भी वो जियांग को क्लियरली बोल देती है। हालांकि जियांग को इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो घर जाकर अपनी मॉम से फे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की बात बोलता है। उस टाइम पर उसकी मॉम जियांग के बास्केटबॉल वाली न्यूज़ पढ़ रही थी, जो कि लिनिये ने न्यूज़पेपर लिखा था, जिसमें लिंगी ने उसकी काफ़ी तारीफ की थी। मिसेस शू तो लिंगी से मिलना चाहती थी, पर यहाँ तो उसका बेटा फे को पसंद करता है। जो बात जानकर वो उसकी पिटाई करती है, पर किस तरीके से वो उन्हें शांत करता है। तब मिसेस शू अपनी एक डिमांड रखती है कि अगर वे शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाने की बात ना सोचे, तभी वो इस शादी के लिए मानेगी। वो नहीं चाहती कि उनकी बहू घर की जिम्मेदारी उठाने की जगह स्टडी करने के लिए दूर चली जाए, और अपनी मॉम की ये डिमांड जियांग फे से बिना पूछे ही उसकी तरफ से मान जाता है। उसे तो सिर्फ फे से शादी करनी है, बाकी इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। लेकिन ये इतना इजी दिख नहीं रहा था, क्योंकि फे को तो फेंग भी पसंद करता है। अगले दिन जब फे और जियांग मूवी डेट पर जाने वाले थे, तो फेंग वहाँ पर आ जाता है और उसे हॉस्पिटल का रास्ता नहीं पता था। इसीलिए मजबूरी में फे और जियांग फेंग को अपने साथ डेट पर लेकर जाते हैं, जहाँ फेंग तो जियांग के साथ साइकिल पर ही चढ़ जाता है। अब वो उनके साथ ही मूवी देख रहा था, जहाँ पर जियांग फेंग को उसकी सीट पर बैठने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो फे के साथ बैठ सके, पर फेंग उसकी बात नहीं सुनता। उस वजह से दोनों के बीच नोकझोंक होने लग जाती है। इससे आसपास बैठे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, जो देखकर फेंग उनके बीच में बैठ जाती है ताकि दोनों झगड़ा ना करे। यहाँ पर फेंग नोटिस करता है कि जियांग की पसंद की मूवी में फेंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो नींद आ रही है, पर फिर भी वो मूवी देख रही थी। तभी फे फेंग के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। ये देखकर जियांग फे को जगाना चाहता था, लेकिन फेंग उसे नींद खराब करने नहीं देता। अब मूवी खत्म होने के बाद फे फेंग को हॉस्पिटल वापस जाने के लिए बोलकर जियांग के साथ घर के लिए निकलती है, और उन्हें साथ में देखकर फेंग के चेहरे पर जेलेसी साफ नजर आ रही थी। वहीं फे जियांग से फेंग की तरफ से माफ़ी मांगती है, क्योंकि आज फेंग की वजह से उनकी डेट खराब हुई थी। जियांग को लग रहा था कि कहीं फेंग उससे प्यार तो नहीं करता, लेकिन फे के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक्सीडेंट के बाद फेंग की देखभाल की थी, इसीलिए फेंग उसके बहुत ही करीब है। तब जियांग उसे उनकी शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाने की उम्मीद छोड़ देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि उनकी बहू हाउसवाइफ बनकर रहे और जल्दी से उन्हें ग्रैंड चाइल्ड दे। वैसे भी घर और बच्चे संभालने के बीच फे को अपनी यूनिवर्सिटी स्टडी करने का टाइम कहाँ मिलेगा, और यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन कोई अच्छा लड़का मिलने के लिए ही तो किया जाता है। फे को तो वैसे ही वो मिल चुका है, तो उसे हायर एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। जियांग की ये बातें सुनकर फे का दिल टूट जाता है, फिर भी वो उसकी बात मान जाती है। उसके पास इस शादी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता बचाने के लिए उसे शादी की कोई भी डिमांड माननी होगी। ये सब सोचकर वो अपने घर पर पहुंचती है। अगले दिन अब शिंग के प्रोफेसर उसके मैथ्स रिसर्च की बात कर रहे थे। उनका रिसर्च तो अच्छा था और हाईली कॉन्फिडेंट था, लेकिन उनके हिसाब से शिंग इस रिसर्च को प्रेजेंट करने के लायक अभी नहीं है, और ये रिसर्च वेस्ट ना हो, इसीलिए प्रोफेसर इस रिसर्च का क्रेडिट शिंग के एक सीनियर को देने का डिसाइड करते हैं। जो बात उसे काफ़ी बुरी लगती है। गुस्से में प्रोफेसर के कैबिन के बाहर निकलती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर हुआ से होती है। डॉक्टर हुआ उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचानने से इनकार करके वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ फेंग को जनरल वार्ड में इतना मेस में देखकर फे को बहुत ही बुरा लगता है। फेंग को तो ये बात रियलाइज ही नहीं होती, वो तो पेशेंट्स की ड्राइंग बनाने में बिजी था। पर फे उसका सामान वगैरह ठीक करके उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाती है। इस बार ये मूवी दोनों ही एंजॉय कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की पसंद सेम है। मूवी के बाद फे उसे वो कुछ कपड़े दिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर फेंग भी उसके लिए एक ड्रेस चूज करता है, पर फे उसे नहीं लेती। उसके बाद वो फेंग को एक महंगे रेस्टोरेंट में वही आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाती है, पर फेंग वहाँ पर उसके लिए मेन कोर्स ऑर्डर कर देता है। इस दौरान फेंग फे को खाते हुए देखकर काफी खुश था।
लेकिन फे उसे कहती है कि उसका यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फैक्ट्री की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मेमोरी वापस आने का नाटक करके फेंग ने जो उसकी हेल्प की थी, अब फेंग की तरफ से फे के ऊपर कोई उधार नहीं है, दोनों अब इक्वल है। हालांकि फेंग इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ उसे खाना खिलाता है। फिर फे उसे एजुकेटेड यूथ ऑफिस जाकर उनसे एक घर और जॉब मांगने को बोलती है। फेंग ने इतने लोगों की जान बचाई है, खुद की जान खतरे में डालकर, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसे सेटल होने में हेल्प करेगी ही। फे नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल के इतने खराब माहौल में और बीमार लोगों के साथ रहे। यहाँ पर फे आज उसके साथ लंच करके खुश भी थी और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। घर पहुंचने के बाद वो फेंग को वही पैसे लौटाती है जो कि फेंग की सिस्टर उसके लिए छोड़कर गई थी। इतने दिनों तक फे सिर्फ उन पैसों को सेफ रख रही थी। वो फेंग को फिर से डेली लाइफ की बातें याद दिलाती है, पर फेंग उसे अगले दिन मिलकर अच्छे से सिखाने को कहता है। लेकिन फे के मुताबिक वो आज लास्ट टाइम उससे मिल रही है, इसलिए उसने उसे मूवी दिखाई, लंच करवाया और उसे कपड़े भी दिलवाए। उसे आगे क्या करना है ये लेकर सारी बातें समझा दी। वो फेंग की और अपने बीच एक बाउंड्री सेट कर रही है, क्योंकि अब फे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। फेंग उसे रोकने लग जाता है, जहाँ पर फे उसकी शूलेसेस खुला देखकर उन्हें टाई करती है और उसे आखिरी बार शूलेसेस कैसे टाई करते हैं ये सीख लेने को बोलती है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन फेंग सीख ही नहीं पा रहा था, तो फे समझ जाती है कि उसे अपने साथ रखने के लिए फेंग कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीखना चाहता। ये सब देखकर फे गुस्सा होने लग जाती है। तब फेंग उससे माफ़ी मांगता है और उसे छोड़कर ना जाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन फे गुस्से में उसे बोलती है कि उसने फेंग का यूज़ किया है यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। उसने सोचा कि अगर वो फैक्ट्री की तरफ से उसका ख्याल रखेगी तो उसके काम से खुश होकर मिसेस शू उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करेगी। लेकिन अब उसे यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फेंग उसकी साइकिल के पीछे भागता है, पर अपने शूलेसेस में अटक कर वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। रात को जब वो अपनी ड्राइंग्स देखता है तब उसे अचानक से याद आता है कि उसने अब तक जिस लड़की का बैक साइड ड्रॉ किया था वही लड़की फे है। अचानक से अब फेंग को फे के साथ बिताए हुए चाइल्डहुड के सभी पल याद आ जाते हैं कि कैसे वो उसे चुप चुप कर देखा करता था, कैसे उसे मिडिल स्कूल से ही फे से प्यार हो गया था। यहाँ तक कि फेंग को अपनी ग्रैंडमदर की मौत तक याद आ जाती है। बेसिकली उसकी पूरी मेमोरी वापस आ चुकी थी। फेंग को फाइनली याद आता है कि उसने मिडिल स्कूल से जाते टाइम आखिरी बार फे से मिलकर उसका वेट करने को बोला था। इसीलिए फेंग उससे मिलने के लिए उसके घर तक जाता है और उसे घर के बाहर बुलाता है। तब फे उससे मिलने बाहर आती है। वो उसे समझाती है कि आखिर वो उससे मिलना क्यों बंद करना चाहती है। उसकी शादी जियांग से होने वाली है और फे को ये शादी अपने भाई और बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता बचाने के लिए करनी है। भले ही वो जियांग से प्यार करे या फिर ना करे, पर जियांग के पास एक घर और जॉब है, उसके लिए यही बहुत है। पर फेंग के मुताबिक बिना प्यार से फे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फेंग उसे कुछ टाइम मांगता है, इस टाइम में वो घर और जॉब का इंतज़ाम कर लेगा, पर फे तब तक उसका वेट करे, किसी और से शादी ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो फे के सामने उसकी मेमोरी वापस आने की बात नहीं कहता। अगले दिन अब जियांगजेंग यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हुआ फिर से शिंग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वो उनसे रूडली बिहेव करती है। उसे लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। ट्रेन में उसने उसकी आईडी देखी तो उसका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी तक आ गया। तभी एक प्रोफेसर आकर हुआ को अपने कैबिन में लेकर जाते हैं। ये देखकर शिंग शॉक रह जाती है और बाद में उसे अपनी दोस्त से पता चलता है कि हुआ एक फेमस डॉक्टर है। उसके पेरेंट्स दोनों आर्मी में थे। उनकी फैमिली बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली है। ये सुनकर उसे बुरा लगता है कि इतने रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ उसने कैसे रूड बिहेव किया। वही फेंग अपने एक अंकल से मिले जो कि न्यूज़पेपर पर काम करते हैं और उन्हें वहाँ पर प्रेसिडेंट फू बुलाया जाता है। अंकल फू उसे इतने सालों बाद देखकर बहुत ही खुश थे। फेंग उन्हें अपनी ड्राइंग सिखाता है और उनसे उनके लायक कोई घर मांगता है। तब फू उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोलते हैं। उसे पास करने के बाद फेंग को मैगजीन और न्यूज़पेपर में ड्राइंग की जॉब मिल जाएगी। भले इस जॉब को पाने में 2 महीने लग जाएंगे, पर फेंग ये जॉब पाने को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट और खुश था। साथ ही वो फू से उसकी मेमोरी वापस आने की बात किसी को भी ना बताने की रिक्वेस्ट करता है। इधर शिंग डॉक्टर हुआ से मिलकर अपने बिहेवियर के
लिए माफ़ी मांगती है और उसे लंच पर लेकर जाती है। लंच के दौरान शिंग उससे पूछती है कि कहीं उसने उनके बारे में प्रोफेसर से कुछ कहा तो नहीं, पर हुआ ने शिंग की कोई भी बात, यहाँ तक कि उसकी फैमिली फ़ोटो की बात तक उसे नहीं बताई थी। इस बात से वो थोड़ी सी खुश नज़र आती है और हुआ के कहने पर उसे वो लोकल एरिया दिखाने के लिए भी मान जाती है। दूसरी तरफ लेंगी लगातार जियांग और उसकी मॉम से जान पहचान बढ़ाने के लिए फैक्ट्री आ रही थी और जियांग का बास्केटबॉल प्रैक्टिस मैच भी देख रही थी। इस दौरान मिसेस शू भी लिंगी को नोटिस करती है। जब लिंगी जियांग को चेयर अप कर रही थी, जियांग को उसके लिए लिखा आर्टिकल दिखा रही थी। यहाँ पर मिसेस शू को लिन से पता चलता है कि लिंगी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। इस बात से वो बहुत ही इम्प्रेस दिखती हैं और जब लिन उनसे फे और जियांग के रिश्ते की बात पूछती है तो वो इस बात से सीधे इनकार कर देती है। उनके हिसाब से तो जियांग और फे की शादी की कोई बात ही नहीं चल रही है, उल्टा वो तो लिनी से बात करने के लिए, उसे जान पहचान बढ़ाने के लिए जाती हैं और लिनी तो इस मौके का ही वेट कर रही थी। इसीलिए वो अपना एक अच्छा इंप्रेशन मिसेस शू के सामने रखती है। इधर फेंग एजुकेटेड यूथ ऑफिस जाकर वहाँ के ऑफिसर गाओ से रहने के लिए एक रूम मांगता है, तो गाओ मिसेस शू से रूम के बारे में कॉल पर डिस्कस करने लग जाता है। मिसेस शू गाओ से फेंग को एक रूम देने का प्रॉमिस करती है, जिस बात से वो बहुत ही खुश होता है। अब कुछ ही दिनों में उसके पास रूम और जॉब दोनों होंगे। वहीं मिसेस शू से बात करने के लिए उनका बेटा जियांग भी आता है, जो उन्हें अगले दिन घर पर एक अच्छा लंच बनाने को बोलता है, क्योंकि वो फे को लंच पर लेकर आना चाहता था। मिसेस शू इस बात से ज़रा भी खुश नहीं थी, फिर भी वो अपने बेटे के लिए ये बात मान जाती है और शायद उनके मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। अगले दिन फे की मॉम उसे अच्छे से रेडी करके और उसके फादर कुछ खाने की चीज़ों के साथ फे को जियांग के घर पर भेज देते हैं। फे उसके घर पर पहली बार जा रही थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे खाली हाथ नहीं भेजते। अब वहाँ पर जियांग तो फे को अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन मिसेस शू उसके लिए बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थी। वो ना तो फे की लाई हुई चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती है और ना ही उसे इम्पोर्टेंस देती है, यहाँ तक कि मिसेस शू से अच्छे से बात तक नहीं करती। ऊपर से उसी टाइम वहाँ पर लिंगी भी आती है, जिसे मिसेस शू ने ही लंच पर बुलाया था। मिसेस शू का बिहेवियर लिंगी की तरफ टोटली डिफरेंट था। वो तो फे को पानी तक भी सर्व नहीं करती, लेकिन लिंगी को जूस से लेकर फ्रूट तक सब कुछ सर्व करती है। यहाँ तक कि लिंगी, जो कि अपने साथ न्यूज़पेपर पर उसका पब्लिश किया हुआ आर्टिकल लेकर आई थी, मिसेस शू उसकी बहुत ही तारीफ करने लग जाती हैं। जियांग उनके बीच बात संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि फे को अकेला फील ना हो, लेकिन मिसेस शू उल्टा फे को ही लंच प्रिपेयर करने को भेज देती है। वो अपने बेटे के कहने के मुताबिक फे की पसंद की फिश लेकर आई थी, लेकिन वो उसी को बनाने को बोलती है। फे भी बिना कोई ऑब्जेक्शन के लंच प्रिपेयर करने चली जाती है। तब जियांग उसके पास आकर अपनी मॉम की तरफ से माफ़ी मांगता है और बात को संभालने के लिए कहता है कि उसकी मॉम ने उसे अपनी बहू मान लिया है, इसीलिए उन्होंने उसे लंच प्रिपेयर करने को बोला। लेकिन फे को देखा जाए तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिसेस शू उससे पसंद करती भी है या फिर नहीं, क्योंकि लंच के दौरान उसने इतना तो जान लिया था कि जियांग भले ही उसे पसंद करे, पर उसकी माँ उसे बहू के हिसाब से कभी भी पसंद नहीं करेगी। वो इस शादी के हमेशा खिलाफ होगी। फिर लंच के दौरान नोटिस किया कि मिसेस शू बार बार लिंगी की तारीफ कर रही है और उसे इंसल्ट कर रही थी। उनके हिसाब से लिंगी जैसी लड़की उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हो। हालांकि जियांग अपनी मॉम की इस बात के खिलाफ था, क्योंकि उसकी माँ ने तो कहा था कि फे अगर यूनिवर्सिटी जाने का अपना डिसीजन छोड़ देगी तो ही वो उसे उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे। तो अब उसकी माँ क्यों यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों को अच्छा बोल रही है और उसे शादी के लिए पसंद कर रही है। इस पर मिसेस शू का कहना था कि लिंगी और फे दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जियांग अब फे को कम्फर्ट करने के लिए उसकी पियानो स्किल्स की तारीफ करने लग जाता है। उसके घर में पियानो तो नहीं था, पर जियांग फे को शादी के बाद उनके घर पर रखा वो अकॉर्डियन प्ले करने को बोलता है। ये सुनकर लिंगी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खुद अकॉर्डियन प्ले करने लग जाती है। इस दौरान फे आराम से अपनी फेवरेट फिश खा रही थी और अपना पूरा खाना खत्म करके वो उन्हें बाय बोलकर अपना लाया हुआ खाने का सामान वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके हिसाब से जिन्हें उसके लाए हुए खाने की कदर नहीं है, उनके पास खाने को छोड़कर क्या ही फायदा। फे को ऐसे पूरी तरीके से फिश खत्म करके जाता हुआ देखकर मिसेस शू को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं जियांग घर के बाहर फे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जियांग के साथ चल रही शादी की बात को यहीं पर ख़त्म कर देती है। अगर जियांग की माँ उसे पसंद नहीं करती तो शादी की बात आगे बढ़ाने से क्या ही मतलब। जियांग को लिंगी जैसी लड़की चूज़ करनी चाहिए जिसे उसकी माँ भी पसंद करे। पर जियांग के हिसाब से वो कैसे भी अपनी माँ को मना लेगा, लेकिन फे उसकी बात नहीं सुनती और अपनी बात कहकर वहाँ से हॉस्पिटल आती है फेंग से मिलने के लिए। और फेंग को वही खाने
की चीज़ें देती है जो कि मिसेस शू के लिए लेकर गई थी। फेंग तो वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद फे मिसेस शू और जियांग के साथ हुई पूरे इंसिडेंट उसे शेयर करती है। तब फेंग भी उसके साथ जल्दी जॉब और रूम मिलने की बात शेयर करता है। साथ ही वो फे को उसका नया रूम मिलने के बाद अगर वो चाहे तो उसके घर रहने को बोलता है, पर फे भला उसके साथ क्यों रहेगी, वो भी एक ही घर में। वो इस चीज़ के लिए उसे डायरेक्टली मना कर देती है। हालांकि वो फेंग की लाइफ को सेटल होता हुआ देखकर खुश थी। इधर लिंगी जियांग से उसके घर उसे बिना पूछे ही आने के लिए माफ़ी मांगती है। उसके मुताबिक वो तो मिसेस शू के बुलाने पर आई थी। उसे नहीं पता था कि जियांग की गर्लफ्रेंड फे भी वहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर लिंगी उससे काफ़ी स्वीटली बात कर रही थी और उसे जान पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग उसे सिर्फ बास्केटबॉल की बातें करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शेंग डॉक्टर हुआ को एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने के लिए लेकर आती है। इस दौरान हुआ उसकी तरफ ऐसे प्यार से देख रहे थे जैसे कि वो उसे पसंद करते हो। फिर हुआ उसे उसके मैथमेटिकल रिसर्च की बातें पूछते हैं। शेंग कई बार मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल ला चुकी है, फिर भी क्यों वो प्योर मैथमेटिक्स में रिसर्च नहीं कर रही, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। पर शेंग के मुताबिक उसने कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स अपनी मॉम के कहने पर शुरू किया था। उनके हिसाब से अभी कंट्री को उनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए और उसके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां ज़रूर की हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी बातों को फॉलो करना छोड़ दे या फिर उनके साथ रिश्ता तोड़ दे। शेंग की ये बातें सुनकर वो इस बारे में उससे बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये बातें उसके लिए बहुत ही इमोशनल है। वही टेक्सटाइल फैक्ट्री में मिसेस शू को लिन फेंग और फई के खिलाफ भड़काने लग जाती हैं। उसके मुताबिक फेंग फे से मिलने के लिए उसके घर तक रात को आता है। फे फेंग के बहुत ज़्यादा करीब है, वो उसके शूलेसिस तक टाई करती है। फेंग और फे का इतना करीब रिश्ता होने के बाद भी अगर फे की शादी जियांग से हुई, साथ ही मिसेस शू ने अगर फेंग को वर्कर्स कॉलोनी के अंदर रूम दे दिया, तो इससे मिसेस शू की इमेज खराब होगी। लिन की ये बातें मिसेस शू को भी सही लगती है, जिसके बाद वो फेंग को रूम देने से ही कहकर मना कर देती है कि वो रूम सिर्फ मैरिड वर्कर्स को ही देती है। जो सुनकर फेंग को गुस्सा बहुत ही आता है, पर वो इस मामले में मिसेस शू को रूम देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। वहीं जियांग फैक्ट्री में बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो वहाँ से फे को गुजरते हुए देखता है तो वो उसे शादी की बात करने के लिए जाता है, लेकिन फे का जवाब वही था जो कि पहले था। वो उसे शादी करने के लिए मना कर देती है। उसके हिसाब से दोनों का एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ बहुत ही अलग है, इसलिए जियांग को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। जियांग के लिए लिंगी ही बेटर है, उसे तो उसकी मॉम भी पसंद करती है। ये सुनकर जियांग फे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उसने फे के लिए अपनी मॉम को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, यहाँ तक कि उसने फे के भाई टिंग को फैक्ट्री में जॉब दिलवाने के लिए भी अपनी मॉम से बात की है। फिर भी फे उसे शादी करने से मना कर रही है। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो वो उसे मना कर रही है? उसके साथ शादी करना फे के लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। आखिर फे किस बात का इतना घमंड दिखा रही है? जियांग ये बातें बोलकर फे की साइकिल रोककर उस पर गुस्सा कर रहा था कि तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है, जो फे को डिफेंड करता है और फेंग जियांग को उसे दूर रहने के लिए भी बोलता है। तब जियांग फे को उसकी साइकिल पर बैठने को कहता है, लेकिन फे फेंग के साथ साइकिल पर बैठकर निकल जाती है, जिससे जियांग की बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई थी और ये सब इंसिडेंट लिंगी देख लेती है। वहीं फे फेंग को कहीं शांत जगह पर उसे ले जाने को बोलती है, क्योंकि वो कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। तब फेंग उसे उसी फार्म में लेकर जाता है जहां वो मिड स्कूल में जाते टाइम आखिरी दिन फे से मिला था। वहां पर फे जिन भी बातों से परेशान थी वो सब फेंग के साथ शेयर करती है कि आखिर क्यों जल्दी शादी करना उसकी मजबूरी बन चुकी है। इस दौरान फे को उससे पता चलता है कि फेंग को मिसेस शू तभी रूम देगी जब वो शादी करेगा। ये सुनकर फे के दिमाग में आइडिया आता है। वो फेंग को उसके साथ शादी करने को बोलती है। वैसे ये शादी दुनिया के लिए रियल और उनके लिए फेक होगी। इस शादी के बाद फेंग को रूम मिल जाएगा और फे घर से निकलकर उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी। फे के जाने के बाद घर में जगह खाली हो जाएगी और उसका भाई टिंग घर पर वापस आकर माई के साथ शादी भी कर लेगा। पर फे और फेंग अपने नए घर में एक दोस्त की तरह रहेंगे। फे की ये बात फेंग मान जाता है। वैसे भी वो उससे प्यार करता है, तो उसके साथ रहने के लिए फेंग पूरी लाइफ उसके हिसाब से दोस्त बनकर रह लेगा। अब फे उसे कहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है ये समझा देती है और फेंग उसे खुशी खुशी घर छोड़ने चला जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद फे फेंग को उनकी झूठी शादी की बात उसके घर वालों को बताने से मना करती है। फेंग भी उसकी बात पर एग्री करता है, जिसके बाद फे मिसेस शू को फेंग के साथ हो रही अपनी शादी की बात बोलती है और उनको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इशू करने को बोलती है ताकि वो मैरिज रजिस्टर ऑफिस में शादी के लिए अप्लाई कर सके। इस शादी की खबर से मिसेस शू बहुत ज़्यादा खुश थी। अब फे की शादी उनके बेटे जियांग से नहीं होगी। साथ ही वो फे की तारीफ भी करती
होती है कि वो उनकी फैमिली की डिफरेंस समझकर खुद ही जियांग से दूर हो गई। इसीलिए वो फे के लिए खुशी खुशी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इशू कर देती है। फिर फे फेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, पर वहाँ पर वो उसे नहीं मिलता क्योंकि फेंग तो उसके दिया हुआ खाने का सामान लेकर उसके घर पर गया था और उसका वो खाने का सामान पहले उनका ही था। ये चीज़ उसकी मॉम पहचान जाती है। ऊपर से जब फेंग फे से शादी करने की बात कहता है तो फे के पेरेंट्स शॉक रह जाते हैं। कुछ देर बाद फे भी घर पर आ जाती है, जो फेंग को वहाँ पर देखकर उसे घर से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स शादी की बात को लेकर फे को कन्फ्रंट करते हैं। तब फे उन्हें पूरी बात बोलती है कि क्यों उसने जियांग के साथ शादी तोड़ी, क्यों मिसेस शू उसे बहू नहीं बनाना चाहती। हालांकि वो फेंग से फेक मैरिज कर रही है, ये बात वो उन्हें नहीं बोलती। लेकिन फे के मॉम डैड फेंग के साथ उसकी शादी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक तरफ जहाँ पर मॉम उसे डांट रही होती है तो दूसरी तरफ डैड फेंग को डांट रहे थे। उनके हिसाब से फेंग शादी के लायक नहीं है, उसकी मेमोरी तक वापस नहीं आई है, ना ही उसके पास अभी तक जॉब है और ना ही घर है। वो लोग कैसे अपनी बेटी की शादी उससे करा दे। इस मामले में फे और फेंग उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स शादी की परमिशन नहीं देते। जिसके बाद फे फेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि आखिर उसके मना करने के बाद भी शादी के बाद उसके पेरेंट्स को बताने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फेंग ऐसे चुपके से शादी नहीं करना चाहता था। उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए उसने शादी की बात उसके पेरेंट्स से की। वो शादी के लिए किसी भी तरीके से उसके पेरेंट्स को मना ही लेगा। वहीं जियांग फे की शादी फेंग से होने वाली है, ये सुनकर गुस्से में घर पर आता है और अपनी मॉम को कन्फ्रंट करता है क्योंकि उन्होंने फे को शादी के लिए फैक्ट्री की तरफ से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इशू किया था। जियांग किसी भी तरीके से ही शादी करना चाहता था। सबको पता है कि उसकी शादी फे से होने वाली है। अब अगर फे ने उसे छोड़कर फेंग से शादी कर ली तो उसकी बहुत ही इंसल्ट होगी, लेकिन उसकी मॉम के हिसाब से अब अगर जियांग ने फे से शादी करने की कोशिश करी तो उसकी डबल इंसल्ट होगी, क्योंकि फे सभी के सामने जियांग को छोड़कर फेंग के साथ साइकिल पर बैठकर निकल गई थी। जियांग को बदला लेना है तो फे से बेहतर लड़की जैसे कि लिंगी से शादी कर ले। जियांग फिर भी फे के साथ एक बार और शादी की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे अगले दिन लिंगी के साथ डेट पर जाने को बोलती है, जिस बात से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फे फेंग से शादी करना चाहती है। ये बात सोचकर उसकी मॉम को नींद ही नहीं आ रही थी कि आखिर फे ने फेंग में ऐसा क्या देखा जो कि उसने उससे शादी करने का डिसीजन लिया। लेकिन डैड तो थोड़ी बहुत फे की बात करके आराम से सो जाते हैं, जो देखकर मॉम को गुस्सा आता है। अगले दिन अब डॉक्टर हुआ शिंग को लॉन्ग वॉक पर लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें उससे कुछ बात करनी थी। यहाँ पर वो उससे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। उन्हें पता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अलग है। उसके पेरेंट्स आर्मी में हैं और वो डॉक्टर हैं। शिंग मैथ्स टीचर है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड से मैच होने वाली लड़की उसे मिल ही जाएगी, लेकिन वो शिंग को ही शादी के लिए चूज करता है। भले ही दोनों कुछ ही दिनों पहले मिले हो, पर शिंग को समझने के लिए इतना टाइम काफ़ी है। हालांकि शिंग का कहना था कि उसके लिए हुआ बेटर ऑप्शन नहीं है। वो उसके हिसाब से बहुत ही हाई क्लास है। वहाँ से बेटर ऑप्शन कोई स्कूल टीचर या फिर उसका कोई पुराना क्लासमेट हो सकता है। फिर भी हुआ के कहने पर वो शादी के बारे में कोई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा उससे टाइम मांगती है, पर बहुत टाइम बीत जाता है और शिंग एक जगह पर खड़े होकर रिवर को देखे जा रही थी। 3 घंटे बीत चुके थे। इतने टाइम में तो हुआ एक पेशेंट की जान बचा लेता। शिंग को भी अब टाइम की कदर करनी चाहिए, लेकिन शिंग के हिसाब से शादी का डिसीजन लेना इन 3 घंटों में किसी की जान बचाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। पर उसने अपने डिसीजन ले लिया था। वो उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है, जो सुनकर हुआ बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं फेंग फे के फादर को इम्प्रेस करने में लग जाता है। उनको चेस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो उनके लिए चेस और एक्सपेंसिव अल्कोहल लेकर जाता है। जब डैड अपने फ्रेंड्स के सामने चेस में हार रहे थे, तब फेंग उनकी तरफ से चेस खेलता है और इजीली वो कई सारे गेम्स जीत जाता है। इस सब का क्रेडिट वो फे के फादर को एक कहकर देता है कि उन्होंने उसे चेस खेलना सिखाया है, इसीलिए आज वो चेस में इतना परफेक्ट है। ये बात सुनकर डैड के सभी फ्रेंड्स उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, इसीलिए वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। ऊपर से चेस में जीतकर फेंग को एक वाटरमेलन भी मिला था, जिसे वो डैड के साथ उनके घर पर ले आता है। उस टाइम फे की मॉम भी घर पर थी, इसीलिए दोनों वहीं पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। फेंग ने जो चेस डैड को गिफ्ट किया था वो उसने एक पुराने चेयर का काट कर बनाया था। जहाँ फेंग का ये टैलेंट देखकर डैड तो उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बातों ही बातों में उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फेंग अब इस दौरान
फे और जियांग की शादी टूटने की रियल वजह उनको बता देता है कि जियांग के पास भले ही पैसा है, घर है और वो एजुकेटेड भी है, फिर भी अगर जियांग उसकी माँ फे को रिस्पेक्ट ना करे, उसके सपने पूरे ना करे, तो भला फे क्यों खुश रहेगी। वो तो उसका यूनिवर्सिटी जाने का सपना पूरा करना चाहता है, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। फेंग की ये बात सुनकर फाइनली डैड उसकी शादी उससे कराने के लिए मान जाते हैं। इधर माई को फे और जियांग की शादी टूटने और उसकी फेंग से शादी होने की बात पता चलती है। इस बात को माई भी सपोर्ट नहीं करती कि आखिर अपने भाई और उसकी शादी करवाने के लिए वो अपनी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती है। फेंग की मेमोरी लॉस हुई है, उसका बैकग्राउंड तक किसी को अच्छे से नहीं पता, तो फे कैसे फेंग के साथ शादी कर लेगी। लेकिन फे के मुताबिक फेंग बुरा लड़का नहीं है, उसका कैरेक्टर भी अच्छा है, तो शादी के लिए फेंग एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही फे माई को उसकी शादी की बात उसके भाई को अभी बताने से मना करती है जब तक कि उसकी शादी फेंग से ना हो जाए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि टिंग फेंग को एक्सेप्ट करेगा। पर माई कुछ देर बाद टिंग को कॉल लगा ही देती है, शायद उसने उसको फेंग की शादी की बात बोल दी थी। दूसरी तरफ शिंग प्रोफेसर को हुआ और उसकी शादी की बात बोलती है, जो सुनकर प्रोफेसर शॉक थे कि आखिर इतने कम टाइम में शिंग ने हुआ के बारे में क्या ही जान लिया। क्या शिंग ने हुआ के पास रिलेशनशिप के बारे में पूछा, लेकिन शिंग के मुताबिक उसे जितना जानना था उसने जान लिया। प्रेजेंट टाइम में हुआ एक बहुत ही डिसेंट पर्सन है और उसके लिए वो काफ़ी है। फिर भी प्रोफेसर उसको उस पर इतनी जल्दी बिलीव करने से मना करते हैं। वही अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए फे फेंग को कुछ खाने की चीज़ों के साथ उसके घर पर लेकर आती हैं, पर वहाँ उसे पता चलता है कि फेंग ने तो पहले उसके फादर को शादी के लिए मना लिया है, अब सिर्फ उसकी मॉम को ही मनाना बाकी है। लेकिन मॉम अब भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऊपर से कॉलोनी का हर पर्सन फेंग और फे की शादी की बात उनसे पूछ रहा था, जिससे वो बहुत गुस्सा थी। फे और फेंग दोनों ही मॉम को शादी के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मॉम को मनाना इतना भी आसान नहीं था। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि फे ये शादी मजबूरी में कर रही है ताकि वो अपने भाई के लिए रूम छोड़ दे और टिंग तब घर में वापस आकर माई से शादी कर ले। साथ ही टिंग और माई का भी ब्रेकअप ना हो। अगर फेंग को शादी के बाद फैक्ट्री की तरफ से घर नहीं मिल रहा होता तो शायद फे उससे शादी तक नहीं करती। तब फे इस बात पर एग्री करती है, लेकिन उसके मुताबिक फेंग के पास भले ही पैसे ना हो, लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा है। वो उसके और उसके सपनों को रिस्पेक्ट देता है। साथ ही दोनों की थिंकिंग सेम है, इसीलिए उसके हिसाब से तो फेंग एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की उम्मीद में हमेशा अपने पेरेंट्स के घर पर रहकर उन पर बोझ तो नहीं बन सकती ना। फेंग शादी के बाद भी उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने देगा, जो कि कोई दूसरा लड़का अलाउ नहीं करेगा। ये सब सुनकर मॉम भी उसकी शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन अब फेंग रेडी होकर मैरिज रजिस्टर ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी जब फेंग रजिस्टर ऑफिस तक नहीं पहुंचता तो फे की मॉम उसे घर चलने को कहती है। उन्हें तो लग रहा था कि फेंग मेमोरी लॉस की वजह से पागल है, इसलिए वो शादी के लिए आया ही नहीं है, लेकिन फे को कोई और प्रॉब्लम लग रही थी। तब माई को मजबूरी में बताना पड़ता है कि उसने टिंग को फे की शादी की बात कॉल करके बता दी थी। ये सुनकर फे समझ जाती है कि फेंग के गायब होने के पीछे उसके भाई टिंग का हाथ है, जिसके बाद फे और माई फेंग को हर जगह पर ढूंढने लग जाते हैं और उनका शक बिल्कुल सही था। टिंग ने फेंग को फॉरेस्ट में अकेले एक ट्री से बांध रखा था, जहाँ पर टिंग उसको नाइफ से डराकर उसका टेस्ट ले रहा था कि वो फे के लिए सही लड़का है भी या फिर नहीं। तभी वहाँ पर फे और माई आकर टिंग को रोकते हैं, उसे शांत करते हैं, पर टिंग नहीं चाहता था कि एक मेमोरी लॉस हुआ लड़का जिसके पास ना तो जॉब है और ना ही घर, वो उसकी सिस्टर से शादी करे। तब फे अपने भाई को अच्छे से समझाती है कि वो घर में टिंग के लिए रूम खाली करने को लेकर शादी नहीं कर रही है। उसे सच में लगता है कि उसके लिए फेंग एक बेटर पर्सन है और वो उसी से शादी करेगी। माई भी टिंग को यही बात समझा रही थी। तब टिंग फाइनली उनकी शादी के लिए मान जाता है, लेकिन वो फेंग को वार्न करता है कि अगर उसने कभी उसकी सिस्टर को तकलीफ दी या फिर कभी उसे रुलाया तो वो फेंग को मार कर नदी में फेंक देगा। तब फेंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी फे की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। जिसके बाद दोनों मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकल जाते हैं शादी करने और 1975 को फे और फेंग की शादी होती है। शादी के बाद फे के घर में पूरी फैमिली मिलकर लंच करती है। सभी लोग एक दूसरे को बेस्ट विशेस दे रहे थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा माई खुश थी, क्योंकि अब उसकी शादी बिना किसी प्रॉब्लम की टिंग से हो जाएगी।
जाएगी। उसे अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना होगा और अपने भाई और भाभी के ताने भी नहीं सुनने होंगे। रात को मॉम अब टिंग को माई को घर छोड़ने के लिए भेज देती है और इधर मॉम अकेले में माई को ले जाकर उसे फर्स्ट नाइट की चीज़ें हिंट देकर समझाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो फे को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम उसे किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन जब उसे समझ में आया तो वो एम्बैरेसमेंट के चलते अपनी मॉम की बात ही नहीं सुनती। जिसके बाद फे और फेंग अपनी फर्स्ट नाइट के लिए एक गेस्ट हाउस में रूम बुक करके वहाँ पर रहने के लिए आते हैं। इस दौरान फे को बहुत ही डर लग रहा था कि आखिर फेंग उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करे, इसीलिए फे एक पेपर पर उनके रिश्ते को लेकर कुछ रूल्स लिखती है और उसे फेंग को देती है कि दोनों इस रिश्ते में 50-50 के पार्टनर होंगे, दोनों के नए घर में इक्वल राइट्स होंगे, इस रिश्ते में दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, दोनों में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन फेंग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था। उल्टा वो तो इन रूल्स पर साइन करके फे को बेड पर सुलाकर खुद फ्लोर पर सो जाता है। फे अगर इस शादी में दोस्त बनकर रहना चाहती है तो फेंग भी उसके साथ दोस्त बनकर रहेगा जब तक फे कंफर्टेबल रहे। साथ ही फेंग उसे अपनी मेमोरी वापस आने की बात बता देता है, जो सुनकर फे बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद दोनों अपना नया घर कैसे डेकोरेट करेंगे इस बारे में पूरी रात डिस्कस करते हैं। अगले दिन अब माई टिंग को स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर टिंग जाने से पहले उससे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आकर उससे शादी करेगा और अब तक जो उसने माई को दुख दिया है और ब्रेकअप करने की बात कही है उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ फे और फेंग के लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। दोनों ने शादी कर ली और फे फैक्ट्री की एम्प्लॉय है, फिर भी मिसेस शो ने फैक्ट्री फैमिली के लिए अलॉट हुआ रूम नहीं दे रही, जिस बात से फे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर मैरिड लोगों को ही फैक्ट्री वाले रूम्स मिलते हैं तो मिसेस शो ने लिन को एक घर क्यों दिया है। वो तो मैरिड भी नहीं है, पर मिसेस शो के मुताबिक लिन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है तो उसकी बात अलग है, वो उन्हें बाद में रूम दे देगी और अभी उन्हें रूम देना पॉसिबल नहीं है। इस बात से तो फे को और ज़्यादा गुस्सा आता है। यूनिवर्सिटी में वो भी चली जाती अगर मिसेस शो उसका एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट नहीं करती। दोनों के बीच रूम को लेकर आर्ग्यूमेंट बढ़ रही थी, इसीलिए फेंग बात को यहीं पर एंड करके फे को लेकर निकल जाता है। वो नहीं चाहता था कि इन आर्ग्यूमेंट के चलते फे की जॉब भी चली जाए। आखिर मिसेस शो के हाथ में फैक्ट्री की पावर है, पर फे इस बात से बहुत दुखी थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे अपना घर मिलेगा। तब फेंग उसे संभालता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी उनके रहने का इंतजाम कर ही लेगा। पर तब तक दोनों फे के पेरेंट्स के घर में ही रहने का डिसाइड करते हैं। इस चीज़ के लिए फे के पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग जब तक चाहे वहाँ पर रह सकते हैं। मॉम फे के रूम को फेंग के रहने के लिए रेडी करने लग जाती हैं। वैसे उस दिन फे के पेरेंट्स की 30th एनिवर्सरी थी, जिसे वो दोनों फे और फेंग से छुप छुप कर ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं। रात को फे रूम के बारे में फेंग से बात करती है। उसे लगा कि फेंग उससे डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर होने के नाते शादी के बाद फे को भी तो घर मिलना ज़रूरी था, जो कि नहीं मिला। पर फेंग ज़रा भी डिसअपॉइंटेड नहीं था। उसके पास एक प्लान था मिसेस शू से रूम लेने का, जिसके बाद फे और फेंग अपने बेड का सामान लेकर सबसे छुपकर मिसेस शू के कैबिन में जाकर सो जाते हैं। पहले तो फे को ये करने में डर लग रहा था कि कहीं उसकी जॉब खतरे में ना आ जाए, लेकिन फेंग के मुताबिक वो कभी फे पर कोई भी तकलीफ नहीं आने देगा। अगर बात बिगड़ी तो मिसेस शू के कैबिन में रात को सोने वाली इस गलती का ब्लेम खुद पर ले लेगा और फेंग को पूरा यकीन था कि इस हरकत के बाद उन्हें रूम मिल ही जाएगा। अगले सुबह अब जब मिसेस शू अपने कैबिन में आती हैं तो फेंग और फे को अपने कैबिन में सोता हुआ देखकर शॉक रह जाती हैं। मिसेस शू फे और फेंग को उनके ऑफिस में सोने के लिए डांट रही थी, पर फे और फेंग भी क्या करें, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, होटल में रहने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मिसेस शू उनके हक का रूम भी उन्हें नहीं दे रही, तो वो लोग अब उनके रूम में ही सोएंगे ना। लेकिन मिसेस शू के मुताबिक वो दोनों कहाँ पर सोते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो लिन से सिक्योरिटी बुलाकर उनका बेड बाहर फेंकने का ऑर्डर देती है, और जब लिन ऐसा कर रही थी तब फेंग लिन से उस तूफान वाली रात की बात बोलने लग जाता है कि कैसे उसने लिन की जान बचाई थी। उसने लिन के रूम में जाकर क्या देखा था, लिन को बचाने के चक्कर में ही तो उसकी मेमोरी लॉस हुई थी और उसे ही रूम नहीं दिया जा रहा। फेंग की ये बात सुनकर लिन डर जाती है। फेंग को पता है कि लिन अनमैरिड है और उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड वांग के साथ एक ही रूम में थी, कहीं फेंग उसकी सीक्रेट बातें बोल ना दे। इस डर से लिन अपना रूम उन्हें देने के लिए राजी हो जाती है और मिसेस शू के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि फे और फेंग की वजह से मिसेस शू की इमेज खराब हो सकती है, वो दोनों उन्हें परेशान कर सकते हैं, इसीलिए वो उन दोनों को अपना रूम दे रही है। वो मिसेस शू को तकलीफ में नहीं देख सकती, जो सुनकर मिसेस शू लिन से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन फेंग और फे को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो रूम मिल चुका था, इसीलिए दोनों काफ़ी खुश थे।
थे। वहीं लिन गुस्से में अपना रूम छोड़ने से पहले रूम के वॉल्स को पेंट से डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। ये देखकर फे उसे रोकती है, लेकिन लिन उसकी इंसल्ट करती है। लेकिन तब फेंग लिन को रोककर उसे कभी भी कोई तकलीफ या फिर परेशानी देने से मना करता है। तभी वो लिन का वो सीक्रेट रखेगा। ये सुनकर लिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन फेंग ऐसे कैसे लिन को कंट्रोल कर पा रहा था, फे को ही समझ नहीं आता कि आखिर लिन का कौन सा ऐसा सीक्रेट उसके पास है। पर फेंग इस बारे में उसे कुछ नहीं बोलता और रूम के वॉल्स को फिक्स करने के लिए फे को साथ में लेकर पेंट की शॉपिंग करने जाता है। वहीं डॉक्टर हुआ शादी के बाद शिंग को अपने घर पर लेकर अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। हुआ के पेरेंट्स को शिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो लोग उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सभी लोग साथ में अब लंच करते हैं और एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं। शिंग भी उनसे प्रॉमिस करती है कि वो एक बहू और वाइफ की ड्यूटी अच्छे से निभाएगी। तभी हुआ कि ग्रैंड मदर शिंग से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर ग्रैंड मदर को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी। वो बहुत ही बीमार रहती हैं, सिर्फ व्हीलचेयर से ही वो मूव कर पाती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो शिंग को यान कहकर बुला रही थी। वो यान समझकर ही उसे पैसों से भरा हुआ रेड एनवेलप भी गिफ्ट करती है। यान का नाम आते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग दुखी दिख रहे थे और शिंग भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन है। दूसरी तरफ फेंग और फे अपने रूम वॉल्स को फिर से पेंट करने लग जाते हैं, पर कुछ अलग तरीके से। फेंग वहाँ पर उसी फील्ड की पेंटिंग बनाता है जहाँ पर वो और फे अक्सर जाया करते थे, जहाँ पर मिडिल स्कूल छोड़ने से पहले फेंग उससे आखिरी बार मिला था और जहाँ पर फे ने उससे शादी की बात की थी। उस पेंटिंग में फे ने उन दोनों की ड्राइंग भी कर दी थी। आखिर वो जगह उनके लिए बहुत ही स्पेशल थी और दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में अपने छोटे से घर को सजाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर टिंग भी माई को कॉल करके जल्दी घर आने की गुड न्यूज़ देता है। घर आते ही वो माई के पेरेंट्स से शादी की बात करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे 1970s की हर लव स्टोरी की कहानी हैप्पीनेस के सही ट्रैक पर चल रही हो। लेकिन शिंग के दिल में अभी भी कुछ सवाल थे यान को लेकर। वो यान के बारे में हुआ से पूछती है। हुआ उसे कुछ क्लियरली तो नहीं बोलता, सिर्फ इतना जवाब देता है कि ग्रैंड मदर को शिंग यान जैसी दिखी थी, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई। मतलब कि शिंग यान जैसी दिख रही थी, इसीलिए उसने उससे शादी की। लेकिन शिंग ने भी तो हुआ से प्यार में शादी नहीं की है। अगर वो लोग सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होल्ड ना करते तब वो भी उससे शादी नहीं करती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो यान से प्यार होने के बाद भी शिंग से शादी करे। अब उसे समझ में आया कि प्रोफेसर वो से हुआ के पास्ट लव रिलेशनशिप के बारे में जान लेने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर वो यान के अंकल थे और उन्हें यान और शिंग का रिलेशन पता था। शिंग अब अपने कपड़े उतार कर उससे पूछती है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर यान। तब वो उसे किस करके उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। शायद अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं यान बसी हुई थी, जो देखकर शिंग अपनी शादी के फर्स्ट नाइट को रोते हुए बताती हैं। वहीं अगले दिन फैक्ट्री की एक लेडी फे से उसकी वेडिंग की बात करने लग जाती है। फे ने अब तक वेडिंग रिचुअल के हिसाब से लोगों को अपनी वेडिंग पर नहीं बुलाया था और सभी को वेडिंग कैंडी भी नहीं दी थी। लेकिन फे के मुताबिक फेंग और उसके फादर ये सब करना चाहते थे, पर वो इन सब रिचुअल्स में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी एक वर्कर लेडी आकर सभी मैरिड वुमेन्स को घर जाने से पहले फैक्ट्री ऑफिस आने को बोलती है। अब फे भी मैरिड थी तो उसे भी वो लेडी फैक्ट्री ऑफिस ले जा रही थी। पर वहाँ पर जब फे को पता चलता है कि मैरिड वर्कर्स वुमेन को उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकर उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह दिए जा रहे थे, तो ये सब सुनकर वो एम्बैरेसमेंट के चलते वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन उस लेडी के कहने पर फे को वहाँ रुकना पड़ता है। उस लेडी के हिसाब से फे को इतना जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ सालों तक वो काम तक नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ लिंगी फेंग के अंकल फू के पास अपना एक आर्टिकल लेकर गई थी जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आता है। लिंगी जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी और अंकल फू के पास पार्ट टाइम न्यूज़ राइटर की जॉब भी किया करती थी। तभी वहाँ पर फेंग आता है और अंकल फू को अपनी शादी के बारे में बोलता है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश थे। लेकिन इस खबर से लिंगी इतनी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर भी फेंग जब जा रहा था तब लिंगी उसे उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और हॉस्पिटल में उसका ख्याल ना रखने को लेकर माफ़ी मांगती है। पर फेंग को इस बात से ज़रा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो तो लिंगी का बॉयफ्रेंड कभी था ही नहीं। दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लिंगी ने ही सभी को झूठ कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने लिंगी को अपनी यूनिवर्सिटी सीट इसीलिए दी थी क्योंकि उसे लगा था कि लिंगी उससे ज़्यादा डिजर्विंग है, ना कि इसीलिए कि वो लिंगी से प्यार करता था। उसकी हेल्प को वो प्यार ना समझे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लिंगी के मुताबिक भी उसे फेंग और फे की शादी से खुशी मिली है, क्योंकि अब उसके टारगेट का रिश्ता क्लियर हो चुका है। शायद लिंगी यहाँ पर जियांग की बात कर रही थी। फे और फेंग की शादी होने के बाद
जियांग थोड़ी ना फे के पीछे पड़ा रहेगा, अब तो लिंगी जियांग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। कुछ देर बाद फेंग घर आकर फे को रूफटॉप पर लेकर जाता है। अपनी कॉलोनी का रूफटॉप दोनों ने पहली बार एक्सप्लोर किया था और रूफटॉप से उन्हें बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। दोनों इस व्यू को वहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे और अपने घर को कैसे डेकोरेट करना है इस बार में बात कर रहे थे। तभी फे के बैग से वही प्रोटेक्शन गिरकर फेंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर फेंग उसे चिढ़ाने लग जाता है। तब फे उसे समझाती है कि उसे फैक्ट्री की तरफ से दिया गया है। जो बातें कहकर वो भी काफी एम्बैरस फील कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि फेंग उसके बारे में ये सोचे कि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए डेस्परेट है, जो देखकर फेंग उसे और ज्यादा एम्बैरस नहीं करता। फिर वो दोनों फे के पेरेंट्स के घर पर लंच के लिए जाते हैं, जहाँ पर फेंग एक्सपेंसिव मीट खरीद कर लेकर आया था। जो बात फे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि अभी उनके पास पैसों की बहुत कमी है। लेकिन फेंग के मुताबिक वो उसको अच्छे खाने की कभी कमी नहीं होने देना चाहता और ऊपर से दोनों न्यूली वेड्स भी हैं। तभी फे के पेरेंट्स भी कुछ वेडिंग कैंडी खरीद कर फैक्ट्री के लोगों को देने के लिए कहते हैं, पर फे इस टाइम ये सब नहीं करना चाहती थी। अभी उनके घर के लिए फर्नीचर खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को अब फे अपनी सैलरी और यूनिवर्सिटी फीस के लिए जो भी उसने पैसे सेव किए थे उन्हें फर्नीचर के लिए स्प्लिट करने लग जाती है। भले ही फेंग सेकेंड हैंड फर्नीचर फे के लिए ना लाना चाहता हो, पर फे के हिसाब से यही अच्छा डिसीजन है। और भले ही उनकी शादी फेक हो, दोनों फ्रेंड्स की तरह अभी इस रिश्ते में हो, पर दोनों को साथ में रहना है, इसीलिए दोनों को हिसाब से पैसे खर्च करने चाहिए। फिर उसे कुछ पैसे दे देती हैं जो कि उसने आज मीट पर खर्च किए थे। तब उल्टा फेंग उसे अपनी पूरी सेविंग संभालने के लिए दे देता है। अगले दिन फेंग जिस वर्कशॉप पर काम कर रहा था, वो लोग फेंग और उसके जैसे आर्टिस्ट को एक रिवर के पास ले गए थे और वहाँ की पेंटिंग बनाने का काम दिया था। इस दौरान फेंग देखता है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड उस रिवर में किसी को भी फिशिंग करने नहीं देते और उनके बॉस के हिसाब से उस रिवर में बहुत फिशेस हैं, इसीलिए कभी कभी लोग छुप छुप कर वहाँ पर फिशिंग करने आते हैं। वहीं डॉक्टर हुआ के लिए शेंग हॉस्पिटल में लंच लेकर आती है, जो देखकर हुआ को बहुत ही अच्छा लगता है। शेंग के हिसाब से वो एक अच्छी वाइफ होने की ड्यूटी कर रही है। तब हुआ भी एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। वो उसके साथ लंच करने के लिए बोलता है, लेकिन शेंग अपनी स्कूल की ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ फे और फेंग एक सेकेंड हैंड फर्नीचर शॉप पर शॉपिंग करने के लिए गए थे, जहां पर फे तो बजट को ध्यान में रखते हुए एक ट्रंक लेना चाहती थी, जिसे वो डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल और क्लॉथ्स रखने के लिए यूज करेगी। पर फेंग उसके लिए एक स्टडी टेबल ले लेता है। अब जब बेड की बात आई तो बहुत डिसीजन करने के बाद दोनों एक बंक बेड ले लेते हैं। उस बेड की वजह से दोनों अलग अलग भी सो पाएंगे और कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि ऊपर वाली जगह स्टोरेज के लिए है। जिसके बाद ये लोग पेरेंट्स के साथ अपनी रूम को सेटअप करने में लग जाते हैं। पर फे उन्हें चिंग और माई की शादी पर ध्यान देने को बोलती है। अभी वो सेटल हो चुके हैं तो उसके पेरेंट्स को उसके भाई पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके पेरेंट्स फे की बात पर एग्री करते हैं। अब फे भले ही मना करे, लेकिन मॉम फिर भी अपने पैसों से उसे एक स्विंग मशीन देने वाली थी। उसके बाद जब फे के पेरेंट्स अपने घर पर चले जाते हैं, तब फे और फेंग डिसाइड करते हैं कि फे बेड के ऊपर सोएगी और फेंग नीचे सोएगा। तभी उनके घर में नेबरहुड की एक लेडी आती है, जो कि उनके बेड को देखकर शॉक थी और पूछती है कि क्या दोनों साथ में नहीं सोते। दोनों ही अब उस लेडी से झूठ कहते हैं कि बंकर बेड के ऊपर वाला पार्ट स्टोरेज के लिए है और वो दोनों बेड के नीचे वाले पार्ट में ही सोते हैं, एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह। वो लेडी भी उनकी बातों पर यकीन करके अपने घर में चली जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट से उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि अब से उन्हें अपनी फ्रेंडशिप वाली शादी का सीक्रेट अच्छे से छुपा कर रखना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न्यूली वेड्स पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखते हैं। वहीं डॉक्टर हुआ के लिए उनके घर का सर्वेंट आज लंच लेकर आता है, क्योंकि शिंग ने उसे ही आज लंच ले जाने के लिए बोला था। शिंग को अपने टीचिंग जॉब पर जो ध्यान देना है, ये बात हुआ को थोड़ा सा अजीब लगती है। पिछले दिन ही तो वो उसके लिए खुद लंच बनाकर लेकर आई थी। अब रात को घर जाकर इस बारे में शिंग से पूछने पर उसका कहना था कि जितना उसे वाइफ का ड्यूटी करना था उसने कर लिया, अब उसे अपने भी पर्सनल काम होते हैं। तब हुआ उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन जब शिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, तब हुआ उसे किस करने लग जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी दोनों इंटीमेट नहीं हो पाते, क्योंकि इस टाइम ना ही हुआ उससे प्यार करता है और ना ही शिंग के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। जिसके बाद शिंग अपने काम में बिजी हो जाती है। अगले दिन अब फे का भाई भी फार्म से वापस आ जाता है। फे और फेंग उसे स्टेशन से पिकअप करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टिंग आते ही माई के घर शादी के लिए बात करने जाने वाला था। वो माई के घर वालों को देने के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आया था, पर फे उसे अकेले जाने नहीं देती। उसके हिसाब से वो माई की बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके घर वाले उसकी बात अच्छे से सुनेंगे।
टिंग अगर अकेले बात करने के लिए जाएगा तो उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। टिंग भी उसकी बात मानकर उसके साथ ही माई के घर शादी की बात करने के लिए जाता है। फिर माई के पेरेंट्स को अच्छे से फे और अपने भाई की लव रिलेशनशिप के बारे में समझाती है, लेकिन माई की मॉम इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी क्योंकि टिंग पहले फार्म में काम करता था और अभी उसने वो काम छोड़ दिया है, अब वो जॉबलेस है। माई के लिए तो दूसरे रिश्ते आए हैं, उन लड़कों के पास पैसे और जॉब दोनों हैं। माई खुद भी अच्छी जॉब में है, इसीलिए उसके पेरेंट्स इस रिश्ते से इनकार करके उनकी लाई हुई चीज़ें भी उन्हें वापस ले जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन फे के मुताबिक उन लड़कों के रिश्ते उसके लिए भी आए थे। वो लड़के जॉब के लिए झूठ बोल रहे थे और माई को उसके घर में सभी लोग चाइल्डहुड से जानते हैं, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। माई तो उसकी फैमिली कब की बन चुकी है, अगर कभी उसे किसी ने परेशान भी किया तो वो खुद पहले माई की साइड लेगी। सभी से इम्पॉर्टेंट बात, उसका भाई टिंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आज उसके पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, वो हार्ड वर्किंग और यंग है, उसे जॉब शादी से पहले ही मिल जाएगी। माई भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स को टिंग के साथ उसकी शादी के लिए मना रही थी, इसलिए फाइनली वो लोग उनकी शादी की बात के लिए मान ही जाते हैं। दूसरी तरफ फे के डैड के दिमाग में उनके दोस्त गलत बातें भर रहे थे कि बिना फैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन किए उन्होंने उसकी शादी फे से क्यों करा दी, क्या पता वो पहले से मैरिड हो या फिर उसका कोई बच्चा भी हो। इन बातों से डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो जब यही बातें अपनी वाइफ को बोलते हैं तो मॉम उससे पूछताछ करने के लिए बोलती हैं, लेकिन फैंग से डायरेक्टली पूछने पर वो थोड़ी ना अपनी सच्चाई सामने आने देगा। इसीलिए दोनों फैंग को ड्रिंक करवा कर उसे नशे में लाकर सच्चाई निकलवाने का प्लान करते हैं। प्लान के हिसाब से डैड एक अल्कोहल की बोतल लेकर फैंग के रूम में जाते हैं और उसके साथ ड्रिंक करते हैं। इस बीच फैंग से उसकी पास्ट की बातें पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग एक के बाद एक ग्लास अल्कोहल पीते हैं वैसे ही फैंग से ज़्यादा तो डैड खुद ही नशे में हो जाते हैं और एक पॉइंट पर उल्टा वो अपनी पास्ट की बातें उसे शेयर करने लग जाते हैं कि फे की मॉम से शादी करने से पहले उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थे, उन्हें और किन लड़कियों से प्यार था। ये सब बातें सुनकर फैंग को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। इस दौरान डैड फे की बात करके भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उनके मुताबिक वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही उसे यूनिवर्सिटी भेज पाए और ना ही उसकी एक ग्रैंड वेडिंग कर पाए। उसकी शादी के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तब फैंग उन्हें संभालता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो फे का हर सपना पूरा करेगा, उन्हें उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डैड उसकी गोद में ही सो जाते हैं और कुछ देर बाद फैंग उन्हें घर पर छोड़ता है। फैंग के जाने के बाद मॉम उन्हें होश में लेकर आती है। वो 4 घंटे तक फैंग की गोद में ही सो रहे थे और फैंग उन्हें किस तरीके से पीठ पर उठाकर यहाँ पर लेकर आया। कहाँ वो फैंग को नशे में लाकर उसकी सच्चाई निकलवाने वाले थे और वो खुद ही इतना नशे में होकर हंगामा करने लग गए। फिर भी इतने हंगामे के बीच डैड ने फैंग से पता लगा लिया था कि फैंग का पहला प्यार फे है, वो पहले से मैरिड या फिर किसी बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन इस दौरान डैड को अपनी पॉकेट से फैंग का लेटर मिलता है जिसमें फैंग ने लिखा हुआ था कि उसे डैड की सभी पास गर्लफ्रेंड की बातें पता है जो कि डैड ने खुद नशे में बताई है। तो अगर डैड नहीं चाहते कि वो मॉम को उनकी गर्लफ्रेंड की बातें बोल दे तो डैड उनका इंप्रेशन मॉम के सामने अच्छा बनाकर रखे। ये देखकर डैड को खुद की बातें कंट्रोल ना कर पाने को लेकर गुस्सा आता है। इधर फे फैंग के पैर में मसाज कर रही थी। उसने उसके फादर को पीठ पर उठाकर घर जो छोड़ा था। यहाँ पर फैंग को फे की फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो कि हर टाइम सिर्फ फे की चिंता करते रहते थे। यहाँ तक कि उसके फादर तो नशे में भी उसकी फिक्र कर रहे थे। इन बातों के बीच में फैंग फे से उसकी ड्रीम वेडिंग के बारे में जानकारी ले लेता है। अगले दिन फैंग उसी रिवर में छुपकर फे के लिए फिशिंग करने के लिए जाता है क्योंकि उसके पास पैसे कम हैं और फे को फिश खाना बहुत पसंद है। लेकिन सुबह से रात हो जाती है, वो एक भी फिश नहीं पकड़ पाता। हालांकि फैंग घर आकर ये बात फे से नहीं कहता। दूसरी तरफ शिंग फैंग और फे की शादी में जाने की पैकिंग कर रही थी। अगले दिन वो जियांगचेंग के लिए निकलेगी। हुआ के पूछने पर वो ये बात उसे बता देती है। हुआ पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ चले उसके भाई से मिलने के लिए, लेकिन शिंग उसको ले जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, इसलिए वो भी उसे फोर्स नहीं करता। अगले दिन अब जब शिंग ट्रेन से जियांगचेंग जा रही थी तब हुआ उसे बिना बताए उसी ट्रेन में चढ़कर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। उस टाइम पर शिंग अपनी स्टडी में इतना बिजी थी कि आधे घंटे बाद उसका ध्यान उस पर जाता है। लेकिन हुआ के मुताबिक वो शिंग का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि जियांगचेंग सिटी हॉस्पिटल में उसे कोई काम है इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है। उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। फिर हुआ शिंग को स्लीपर सीट का एक टिकट देकर उसे वहां तक आने के लिए बोलते हैं ताकि वहां पर शिंग आराम भी कर सके। कुछ देर बाद शिंग उसी सीट में जाकर बैठ जाती है
और हुआ को उसके साथ उसके भाई की वेडिंग में आने के लिए बोलती है, क्योंकि शिंग को पूरा यकीन था कि हुआ वेडिंग में उसके साथ जाने के लिए ही उसके पीछे पीछे आया है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन हुआ अभी भी वेडिंग में जाने को लेकर इनकार कर देता है। उसके हिसाब से वो अपने काम से ही यहाँ पर आया है। तभी एक पर्सन वहाँ पर आकर शिंग की ऊपर वाली सीट पर बैठ जाता है, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक था। अपने खाने की चीज़ें और अपनी शूज़ शिंग की सीट की तरफ नीचे फेंक रहा था और अपना पैर लटकाकर शिंग के फेस के पास रख रहा था। इस बात को लेकर जब शिंग उसे टोकती है तो वो पर्सन शिंग को इंसल्ट करने लग जाता है। तब शिंग दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन हुआ शिंग के लिए उस पर्सन के साथ लड़ने लग जाता है। वो उस पर्सन को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और शिंग को परेशान करने से मना करता है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। ये देखकर वो पर्सन हुआ से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद हुआ अपना बेड साफ करके शिंग को वहाँ पर बैठा देता है और खुद उसके बेड पर बैठ जाता है। हुआ का उसके लिए इतना एफर्ट देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जियांगशेंग सिटी पहुंचकर शिंग हुआ को सिटी हॉस्पिटल तक का रास्ता समझा देती है, लेकिन इस बीच शिंग किस डायरेक्शन में जाएगी ये हुआ जान लेता है। वहीं फेंग आज भी फे के लिए फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिशेस की जगह उसे सिर्फ कचरा ही मिल रहा था। पर इस कचरे की वजह से वो फॉरेस्ट गार्ड की मार खाने से बच गया। पकड़े जाने पर फेंग ने उन्हें बताया कि वो फिशिंग नहीं कर रहा था बल्कि रिवर से कचरा साफ कर रहा था। अब फॉरेस्ट गार्ड से तो वो बच गया, लेकिन फे के लिए वो अब तक एक भी फिश नहीं पकड़ सका। अगले दिन वो अपने बचे हुए पैसे से फिश खरीदने का सोचता है, लेकिन फे को बिना बताए वो अपने पैसे फे के बैग से नहीं ले पाता। हालांकि फेंग के दिमाग में एक अलग ही आइडिया बन रहा था। वो टिंग के साथ फे और उसकी वेडिंग सेरेमनी प्लान करने लग जाता है। इधर शिंग एक गेस्ट रूम में रह रही थी, पर वहाँ पर भी उसका सामना हुआ से होता है, जो उसे देखकर बहाना बनाता है कि उसे हॉस्पिटल के पास कोई गेस्ट हाउस खाली नहीं मिला, इसीलिए वो इस गेस्ट हाउस में आया है। अब शिंग भी हुआ को उसकी भाई की शादी में ले जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो शादी में अपने पेरेंट्स की तरफ से जा रही थी, ना कि फेंग की सिस्टर के हिसाब से। पर ये बात हुआ को पसंद नहीं आती, क्योंकि शिंग हुआ के साथ उसकी शादी की बात को अपने भाई फेंग को बताने से एम्बैरस फील कर रही है। और आखिर उन्हें होटल में 2 रूम्स की क्या ज़रूरत, जबकि दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। ये बेकार का पैसा खर्चा क्यों करना। हुआ शिंग को उसके रूम में मूव इन करने को बोलता है, लेकिन शिंग उल्टा उसको उसके रूम में मूव इन करने को बोलती है। आखिर जियांगशेंग उसका होम टाउन है, तो वो क्यों हुआ के हिसाब से रूम चेंज करे। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की बात पर एग्री नहीं करते और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन बीच रात में हुआ शिंग की रूम में आना चाहता था, लेकिन शिंग उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। दूसरी तरफ फेंग फे को अगले दिन ड्रेस पहनकर फैक्ट्री जाने को बोलता है, जो बात फे को बहुत ही अजीब लगती है। यूजुअली वो ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन फेंग के रिक्वेस्ट पर वो ड्रेस पहनकर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन वो जैसे ही ड्रेस पहनकर जाती है तो सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। ऊपर से फेंग भी आज अच्छा आउटफिट पहनकर आया था और कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स और माई भी वहाँ पर फैक्ट्री के लंच एरिया तक आ गए थे, जो देखकर फे काफ़ी कंफ्यूज थी। तभी माई उसे एक गिफ्ट देकर उसकी वेडिंग सेरेमनी की बात कहती है, जो फेंग और उसके भाई ने फैक्ट्री में ही अरेंज की थी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। फेंग ने फैक्ट्री के सभी वर्कर्स को लंच एरिया में आने के लिए बोला था और वहाँ पर उनकी वेडिंग सेरेमनी होगी। वेडिंग की होस्ट में से शू थी और टिंग फैक्ट्री के कुक्स के साथ मिलकर फे की फेवरेट फिश वेडिंग सेरेमनी में आए हुए गेस्ट के लिए बना रहा था। कुछ देर बाद वेडिंग में फेंग की सिस्टर भी आ जाती है, जो कि अंदर जाने में ऑकवर्ड फील कर रही थी। तभी उसके पास हुआ आता है। भले ही शिंग उसे वेडिंग में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड होने के नाते हुआ को उसके साथ आना ही था। वो उसे वेडिंग में शामिल होने की हिम्मत देता है, जिसके बाद शिंग हुआ के साथ ही वेडिंग में एंट्री लेती है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। हुआ भी शिंग के हस्बैंड के हिसाब से खुद को इंट्रोड्यूस करता है, साथ ही अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताता है कि उसके पेरेंट्स कोरियन वॉर में आर्मी में थे और वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर फेंग को अब जाकर अपनी सिस्टर की शादी के बारे में पता चला, फिर भी वो अपनी सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं पर उस वेडिंग में जियांग भी आया हुआ था, जो कि फे और फेंग को साथ में देखकर काफ़ी जेलस था, इसलिए वो उनकी वेडिंग का खाना खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहीं फेंग फे के लिए एक बहुत ही प्यारा वेडिंग स्पीच देता है। फिर फे को भी उसकी वेडिंग स्पीच देने को कहा जाता है, पर जब वो वेडिंग का कॉस्टली खाना देखती है तो वो पैसों की टेंशन में रोने लग जाती है। वहाँ पर मौजूद लोगों को लगा कि फे फेंग का प्यार और अपनी वेडिंग सेरेमनी देखकर इमोशनल हो रही है, लेकिन फे को ये पता है कि इस वेडिंग में जितने पैसे खर्च हुए हैं वो सभी उसकी सेविंग के पैसे होंगे। उसी वेडिंग में फैक्ट्री चीफ वांग से लिन को फेंग और फे के रूम में बंकर बेड की बात पता चलती है, जो बात उसे काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर एक मैरिड कपल के पास बंकर बेड क्यों है, क्या दोनों साथ में नहीं सोते हैं।
दूसरी तरफ वेडिंग खत्म होने के बाद फे फेंग से वेडिंग के खर्चे की बात पूछती है कि इतने कॉस्टली फिशेज और वेडिंग कैंडीज के पैसे कहाँ से आए। तब फेंग उसे बताता है कि उसने पैसे फे से बिना पूछे उसके बैग से लिए थे और अपने भी सारे पैसे खर्च कर दिए। ये सुनकर फे अपने पैसों को चेक करती है। उसने जो पैसे यूनिवर्सिटी फीस के लिए अपने पास सेव किए थे उसमें से आधे पैसे फेंग ने खर्च कर दिए थे, जो देखकर वो रोने लग जाती है। फेंग उसे समझाने की उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है कि उसने वेडिंग फूड के लिए खुद फिशिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक भी फिश पकड़ नहीं पाया, इसीलिए उसे वेडिंग फूड के लिए फे के पैसे लेने पड़े। लेकिन फे ये बात सुनकर गुस्से से रोते हुए निकल जाती है और फेंग को उसका पीछा करने से मना करती है। वहीं टिंग एजुकेटेड यूथ ऑफिस जॉब के बारे में पता करने के लिए गया था। उसका अभी तक का वर्क एक्सपीरियंस तो मिस्टर गाओ को पसंद आया था, लेकिन अभी उनके पास कोई जॉब वैकेंसी नहीं थी। ये बात जब वो माई से कहता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर टिंग को जॉब देने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है, जबकि टिंग से कम डिजर्विंग लोगों को जॉब मिल रही है। माई चाहती थी कि टिंग को जल्दी जॉब मिले और उनकी शादी हो जाए। उसे अब और अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना था, नहीं तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करा देंगे और बिना जॉब के वो टिंग से शादी नहीं करेगी। तब टिंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो कैसे भी एक जॉब ढूंढ ही लेगा। फिर जब माई गुस्से में अपने घर पर आती है तो वहाँ पर वो टेंगडा नाम के एक पर्सन को उसकी फैमिली के साथ लंच करते हुए देखती है। टेंगडा को उसकी फैमिली ने ही माई के साथ शादी की बात करने को बुलाया था। टिंग के साथ उसकी शादी की बात हो गई थी। उसकी फैमिली ने प्रॉमिस किया था टिंग को जॉब मिलने तक वो लोग उसकी शादी कहीं और नहीं करवाएंगे। फिर भी वो लोग उसके लिए लड़का देख रहे हैं और लड़के को घर पर भी बुलाया है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर भी वो खुद को शांत करके टेंगडा के साथ ड्रिंक करती है और उसे अच्छे से समझा देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे जॉब मिलने के बाद वो उसे शादी करेगी। ये सुनकर टेंगडा काफ़ी इंसल्टेड फील करता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। माई का भाई और उसकी माँ टेंगडा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। माई की इस हरकत से उसकी मॉम और उसका भाई उस पर काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर फिर बारिश में भीग कर घर पर आती है। वो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आई थी। उसने फिर से पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब लिया था बॉक्सेस बनाने का। घर आकर वो उन बॉक्सेस को बनाने लग जाती है। जिस दौरान फेंग उससे अपने इस हरकत को लेकर माफ़ी मांगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगली बार वो कभी भी उससे बिना पूछे पैसे नहीं लेगा और उसकी जॉब परमानेंट होने के बाद वो अपनी सैलरी फे को दे देगा। वो सिर्फ फे को एक प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी देकर खुश करना चाहता था, लेकिन फे को अब इन पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो कहाँ यूनिवर्सिटी जा पाएगी कि उसे यूनिवर्सिटी के पैसे सेव करने पड़े। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। तो फेंग उसे कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ उसे शांत होने के लिए थोड़ा सा टाइम देता है और उसके साथ बॉक्सेस बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद फेंग उसके लिए डिनर लेकर आता है। यहाँ पर फेंग अपनी गलतियों के लिए उसे माफ़ी मांगता है कि उसने कभी पैसे सेव करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो हमेशा अकेला ही रहा था। लेकिन अब फे उसके पास है उसकी फैमिली बनकर। अब से वो उसके लिए पैसे सेव ज़रूर करेगा और खर्च करने से पहले उसे डिस्कस करेगा। जो सुनकर फे स्माइल करती है। उनके बीच की नाराज़गी अब दूर हो गई थी। वैसे भी फेंग अपने लिए नहीं बल्कि फे की खुशी के लिए ये सब कर रहा था। दूसरी तरफ शेंग अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रही थी, जहाँ लड़के उसके साथ रिलेशनशिप में तो आए थे, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब फाइनली हुआ ने उससे शादी की, लेकिन क्या अब उनके बीच प्यार है? शेंग ये बात सोच रही थी कि तभी हुआ उसके रूम में आता है और उसे हिंट देता है कि क्या शेंग उसके दिल की फीलिंग्स नहीं समझ सकती कि वो उसके लिए क्या फील करता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच किस होता है। इस बीच शेंग उससे पूछती है कि क्या डिफरेंट बैकग्राउंड के दो लोग प्यार कर सकते हैं। इसका जवाब हुआ हाँ में देता है और जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो शायद अब दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को समझ लिया था। अगले दिन अब फे फेंग को बॉक्सेस डिलीवर करने को बोलती है। उसी टाइम शेंग और हुआ उनसे मिलने के लिए आते हैं। आज दोनों वापस से अपनी टाउन जाने वाले थे, जहाँ पर जाने से पहले फेंग और हुआ एक दूसरे से बात करते हैं और शेंग फे को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर कुछ पैसे देती है, जिसे फे लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेंग की रिक्वेस्ट पर वो पैसे ले लेती है। फिर शेंग और हुआ अपने टाउन जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद फेंग बॉक्सेस डिलीवर करने के लिए निकलता है और फे भी फैक्ट्री अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती हैं, जहाँ रास्ते में वो चीफ वांग से अपने भाई टिंग के लिए जॉब की बात करती है। फैक्ट्री में एक पोस्ट खाली होने वाली थी और फे चाहती थी कि वो जॉब उसके भाई को मिले, लेकिन इस जॉब के लिए वांग को बहुत से लोगों ने बोल रखा था। किसी ने तो ये जॉब दिलवाने के बदले उसे टेलीविज़न कूपन देने का भी प्रॉमिस किया है। तब वे खुद उन्हें एक टीवी कूपन देने का प्रॉमिस करती हैं, पर जॉब उसके भाई को ही मिलनी चाहिए। अब वांग के हिसाब से
टीवी कूपन उसे जो भी देगा वो उसे ही जॉब देगी। इधर टिंग जॉब की खबर पाने के लिए दिन भर एजुकेटेड यूथ ऑफिस पर बैठा रहता था, जिससे मिस्टर गाओ परेशान हो गए थे और टिंग को ऑफिस से भगाने के लिए वो उसे मिल्क बॉटल क्लीन करने की एक छोटी सी जॉब दे देते हैं। वहाँ पर जॉब में टिंग के अलावा सभी वुमेन वर्कर थी, फिर भी टिंग मन लगाकर वहाँ पर काम करने लग जाते हैं और वहाँ की लेडीज उसे अच्छे से काम समझा भी रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।